10वीं के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले वादा आपसे किया है 5 फरवरी के दिन टॉपर बनाऊंगा। जी हाँ, इन बच्चों की तरह वास्तव में आप परसेंटेज बनाना चाहते हैं, जो प्रश्न बता रहा हूं ना उनको एक बार सोल्व करके जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रियल है, लेकिन 100% श्योर इनमें से आधे से ज्यादा फंसेगा पेपर में। तो भाई साहब 60 नंबर भी एक पेपर से सोल्व हो रहे तो क्या दिक्कत है, देख लो। ठीक है, लेखिका मन्नू भंडारी का स्वभाव कैसा था? क्रोधी, पिताजी उनके क्रोधी और शकीर थे। विद्यालय में कौन सी संधि होती है? तो देखिए विद्यालय का यदि हम करेंगे ना, विद्या धन आलय, तो यहां पर जो संधि रहेगी वो स्वर रहेगी। यहां पर स्वर संधि। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाव। नई कविता के कवि कौन कौन से? गिरजा कुमार महतो। पहाड़ पर लालटेन के कवि मंगरेश डबराल। आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाए तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या है अपना पहला? तो यहां पर क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। किसकी? कौन सी क्रिया का? आकर्मक क्रिया का। यहां पर अपन लिख देते आकर्मक क्रिया का। ड्राइवर कम गाइड का जो नाम है वो जितेन नार्गे था। प्रेत का बयान के कवि का जो नाम है वो क्या था? नागार्जुन। और अलंकार में अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है। तो अन्योक्ति अलंकार में, तो यहां पर ये चौथा जो है लिख देते हैं यहां पर अन्योक्ति अलंकार में। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा उत्साह। लेखक यशपाल ने रेल का टिकट थर्ड डेज का लिया था। थर्ड क्लास की सेकेंड क्लास, तो यहां पर सेकेंड क्लास का। ठीक है, बाल गोविंद भगत, तो बाल गोविंद भगत का जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है इनका रचना आ जाएगी यहाँ पर अतीतों के देश में। तीसरा है आपका माता पिता। माता पिता में जाएगा द्वंद्व समास। मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक कौन है? अज्ञे हरिहरी चांद घास पर छन बटेरे गर्भज्ञ, इनकी रचना है एक। हरिहरी घास पर छन बट। सूरदास, सूरदास को हम कहते हैं वात्सल्य रस का सम्राट। ये 5 हो गया। और 24 मात्राओं वाला छंद जो है ना वो दोहा छंद होता है। यहां से हम बात करेंगे प्रसाद गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो प्रसाद गुण का एक उदाहरण क्या है? उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुधोलो। ठीक है, यहां पर लिख दिया। जिन शब्दों से करने या होने का बोध होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं? उन शब्दों को अपन कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं उन्हें? क्रिया। ठीक है, जापान में हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? परमाणु बम। हो गया इतना। जब मुख्य गायक तार सप्तक पर भटकने लगता है तो उसे कौन संभालता है? संगतकार संभालता है। कौन संभालता है? संगतकार संभालता है। किस छंद में 24 मात्राएं होती है? तो वो छंद होता है दोहा छंद। एक अंक वाली रचना क्या कहलाएगी? तो एक अंक वाली जो रचना है वो है आपका नाटक की एकांकी। तो एकांकी कहते हैं मेरे बाबू। मेरे बाबू ने खाना खाया? नहीं खाया? खा लेना यार, इतना टेंशन काय का हिंदी पेपर का। ठीक है, मैं हूँ, संभालूंगा सब। ठीक है, यहां से देखिएगा ये आपका असत्य है, दूसरा असत्य है, तीसरा आपका गलत रहेगा, चौथा सत्यम शिवम सुंदरम। ये आपका 5 यहाँ से क्या है। चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर 6 से अपन बढ़िया से सॉल्यूशन देखते हैं पीडीएफ के थ्रू। यहाँ से देखिए ये हमारा, देखिए ये सेट एफ है, ये बढ़िया से इसको यहाँ से सॉल्व करना है आपका, है ना। बिल्कुल आप तो घबराओ मत, जो चीजें मैं बता रहा हूँ उनको आप सॉल्व करो, मेरी जवाबदारी है। बाकी कैसे अंक नहीं आएंगे, आएंगे, है ना 100%। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दूं, है ना, ये हो गया है।
इसके बाद में ये आपका लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति का सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हो गया। इसके बाद में अपन यदि बात करेंगे, यहाँ से इसका अथवा हो जाएगा ये। यहाँ पर देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा हो गई भैया, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो है ना। ये इनकी शैली हो गई है। साहित्य में स्थान कोई पूछता है ना तो आपको इनका साहित्य में स्थान लिखना है। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। क्या बोलोगे आप? यहाँ से गुड़िया ने नहीं लिखा है, ठीक है, बच्चों के द्वारा नोट से तैयार कराए, मैंने भी ऐसा थोड़ी यार की है ना। तो आप घबराई मत, साहित्य में स्थान क्या लिखोगे? इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और इन्होंने जो हिंदी साहित्य के लिए योगदान दिया है इसके लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। ठीक है, यहाँ से आपका 9वां क्वेश्चन हो गया ये। अरे मेरे भाई क्या हो रहा है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और यहाँ से अपन बात करें तो ये इसका अथवा हो जाएगा ये। देववाणी, देव की वाणी तत्पुरुष समास और भाई बहन में आ जाएगा द्वंद्व समास। भोलानाथ और उसके साथियों को खेल और खेलने की सामग्री में आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है, हो गया। ये यहाँ पर देख लीजिएगा, इतना हो गया है। प्रयोगवादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं देनी है, यहाँ से देख लो। रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम, भले ही अलग से पढ़ना पर इनको जरूर याद करके जाना। मैं कह रहा हूँ ना बार बार आपको पढ़ के जरूर जाना है। मैं आपको सेट एफ अंतिम है ये, इससे पहले सेट ई तक डाल दिया है, नहीं कि अकेले वीडियो डाला है ना पूरे। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट की, चेकआउट कर लेना आप तो बढ़िया से ना भैया। ये हो गया। यहाँ से देखिए संगतकार अथवा हो गया। यहाँ से देखिए बच्चे की मुस्कान वाला। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। खंड काव्य किसे कहते हैं? हिंदी के 2 खंड काव्यों के नाम देना है। भयानक रस की परिभाषा लिखते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हो गया। तो दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। संचारी भाव किसे कहते हैं? इन्हीं 2 प्रमुख नाटककारों के नाम लिखिएगा, ये हो गया। पत्र साहित्य हो गया भैया इतना। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 18 है, हो गया क्वेश्चन नंबर 18 संदर्भ प्रश्न व्याख्या। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 18 को देखने के लिए क्या करो, पेपर में से देख लो है ना। ये क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पर, ये ठीक है, ये प्रश्न हो गया है। और ये प्रश्न होने के बाद में नहीं लिया कि स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। ये यहाँ से था क्वेश्चन नंबर 18 का, ये क्वेश्चन नंबर 18 है ना। ये हो गई व्याख्या, हो गया एक ही में। इसके अथवा वाला देख लीजिएगा, ये यहाँ से अथवा वाला है तो इस अथवा वाला स्क्रीनशॉट लो पहले। ये हो गया वैदिक काल वाला, तो ये अथवा का यहाँ से ये हो गया है ना, हो गया भैया। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है। मेरे विद्यालय पर आपको क्या करना है? अनुच्छेद लिखना है। यहाँ से ये अथवा वाला हो गया। इसके बाद में ये हो गया, ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 20 की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ से पहले तो ये स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन नंबर 20 का फसल क्या है? फसल, ठीक है, ये यहाँ से हो गया इतना, होंगे भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे की। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका ये 20 का अथवा है। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि से महाभट मानी। ठीक है, पुनि पुनि मोई देखावे कठारू। यहाँ पर क्या है देखिए, लखन जो है ना, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं मृदुवाणी से, मीठी वाणी से कि हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा बता रहे हो और पुनि पुनि बार बार मुझे ठीक है, आपका फरसा देखाकर मुझे डराना चाहते हो। आपका ये जो प्रयास है ना, चाहते उड़ावन फूकी पहाड़ू ना, आपका जो ये प्रयास है ना, ये तो ऐसा है जैसे मानो फूक से उड़ाने वाली बात कही हो पहाड़ को, है ना। तो ये इस तरह से रहेगा। ये अपन ये स्क्रीनशॉट ले लेना आप तो। और ये अपन ने समझाया अभी एक सेपरेट वीडियो में ना, ये हो गया।
हो गया। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है ये, यहाँ से हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका रहेगा यहाँ से जी, इसके बाद में यहाँ से ये, ठीक है भैया, ये अंतिम वाला है 2300 वाला है ना, ये 2300 वाला है और ये भी 2300 वाला है। ये स्क्रीनशॉट लेना है इसका और ये यहाँ से लेना है ना। तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो है ना भैया। 6 कवि परिचय बताऊंगा जो हर साल ही पूछे जाते हैं, है ना। कितने? 6 कवि परिचय, इतना ही पढ़ना है केवल। 6 के अलावा हर साल अलग से आता ही नहीं है, कोई से भी 2 आ जाएंगे इनमें 6 में से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो कवि है हमारे वो उनको देखते हैं, बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ आपको समझाऊंगा, पूरा कॉपी में लिखा हुआ, ऐसा नहीं है ना। यहां से अपना शुरू होता है और सबसे पहले हमारे कवि जो है वो है सूरदास जी। हमारे जो एमपी बोर्ड में होता है ना, ये कई सारे बोर्ड में पूछा जाता है इनके बारे में, तो ये आप लिख लेना, इनके बारे में मैं लिख दिया। हमारा जो मुद्दा है वो यहाँ से शुरू होगा, है ना, यहां से पढ़ना है अपने को। देखिए रचनाएं यदि हम बात करें तो सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी इनकी रचनाएं हैं। अगला पूछता है इनकी काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो काव्यगत विशेषता में भाव पक्ष और कला पक्ष ही आता है। कोई सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में रहते, काव्यगत विशेषताएं क्या होगी कि भाव पक्ष लिखे कला पक्ष लिखे, तो दोनों चीजें लिखनी है आपको। देखिए भाव पक्ष में क्या है, भाव पक्ष का मतलब क्या है वो समझो पहले तो आप। इनका भाव कैसा था, जैसा आपका स्वभाव होता है ना वैसा इन्होंने, जब देखते हैं ना किसी व्यक्ति को क्रोध आता है, किसी व्यक्ति को प्रसन्न रहता है, कोई व्यक्ति थोड़ा सा ठंडा होता है, कोई व्यक्ति गर्म होता है, समझ लो बात को। तो ये जो भाव है, ये भाव इनका कैसा था जब इन्होंने ये रचना करी। सुरसागर, साहित्य लहरी किस भाषा में बोला, गांव की बोली भैया की ब्रज भाषा बोली, किसका प्रयोग किया, किस तरह के, तो अपन इसी को कहते हैं भाव पक्ष। और कला, कला का मतलब होता है क्वालिटी, कौन सी इन्होंने क्वालिटी का यूज किया। ठीक है, तो देखिए सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। क्या होता था? भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। तो कोई पूछ ले 1 नंबर में कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो सूरदास जी को कहा जाता है। इन्होंने संयोग और वियोग यानी श्रृंगार रस के 2 प्रकार है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इन दोनों का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो सीधी सी बात समझ में आई। भाव पक्ष बहुत सिंपल, इतना सा लिखना है कि सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनके काव्य में भावों का सागर लहराता था। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों रूपों का वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो आ जाएगा आपका कला पक्ष। देखिए सूरदास जी ने अपने काव्य में ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। इन्होंने गेय पद शैली का प्रयोग किया। किस, कौन सा? गेय पद शैली, गेय ने गाए जाने वाली। ठीक है, इनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है इसमें साहित्य में स्थान। बहुत ही सिंपल सी भाषा में लिखा है ताकि आपको पढ़ते से याद हो जाए। देखिए सूरदास जी जो है, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इनका वात्सल्य रस वर्णन अद्वितीय है और इसी कारण इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने जो हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया ना, इसके लिए सदा ही स्मरणीय रहेंगे। बहुत ही सिंपल सी भाषा में और सबसे सरल लिखा है, गारंटेड है। नंबर की बात करें तो बच्चे क्या रहते हैं कि इतने का नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, भैया है ना, फालतू चीजें नहीं लिखने से कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलता है। यदि कोई 4 नंबर की चीज है, 2 नंबर की चीज है, उसको ज्यादा लंबी चौड़ी लिखोगे तो गलत होगा। ये बच्चों को भी इसी तरह से पढ़ाया, ये भी टॉपर बने, आप भी बनोगे, जवाबदारी है। ठीक है, ये वैसे परसेंटेज नहीं बनी है ना भैया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे कवि हमारे हैं वो है तुलसीदास। ठीक है, तो यहां से हमारे तुलसीदास जी का आप थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया है। आगे बढ़ेंगे, रचनाएं देखेंगे ना। रचनाएं बहुत सारी की इन्होंने। ठीक है, रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु आदि बहुत सारी रचनाएं की। ठीक है, अनगिनत रचनाएं की। भैया गिनती तो कर सकते, मतलब बहुत सारी रचनाएं की। हमसे तो पूछता है
अब दो तो हर कहीं की याद रह जाएगी, ये तो सबको ही पता ही है, रामचरितमानस तो तुलसीदास के ही, जानकी मंगल, ठीक है, गीता, गीतावली, दोहावली, कवितावली, बरबे रामायण, ये विनय पत्रिका, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है भैया, चलिए तो भाव पक्ष की हम बात करेंगे, काव्यगत विशेषताएं की। तो दो तरीके होते हैं लिखने के, ठीक है। एक तरीका मैंने डायरेक्टली आपको ये बता दिया, यहाँ पे देखो, जिसमें केवल दो चार शब्द लिख दिए यहाँ से ढूंढ टटोल के और वो लिख दिया। दूसरा तरीका एक और है, मैंने अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अनुभव हो किस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा लिखोगे नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, क्या सब मिलेगा नंबर, घबराना नहीं है। काव्यगत विशेषता है भाव पक्ष, देखिए भक्ति भावना, सबसे पहली चीज है काव्यगत में भाव कैसा था इनका, मैंने बताया शुरुआत में ही आपको कि भाव पक्ष क्या होगा। भाव पक्ष का मतलब होगा कि इन्होंने जो रचना की उस समय इनके मन में जो भावनाएं थी, तो भाई साहब सबसे पहले तो भक्ति की भावना थी कि नहीं थी, ठीक है। तुलसीदास जी सगुण ईश्वर को मानते थे, मतलब वो भगवान की प्रतिमा को मानते थे और भगवान राम के अनन्य भक्त थे, ठीक है। उनकी जो भक्ति में असीम दैन्य और आत्मसमर्पण है, ये हो गया पहला। दूसरे हम बात करें आगे की, समन्वयवादी विचार। समन्वयवादी विचार मतलब इनका दृष्टिकोण जो था ना, समन्वयवादी रहा, मतलब राम भक्त थे, ये राम भगवान को मानते थे, पर लेकिन सभी देव देवताओं की ये वंदना इन्होंने करी, इन्हें सभी को समान रूप से मान सम्मान दिया। समझिए बात को आप, है ना। चलिए लोक मंगल का भाव, लोक मंगल है यानी कि जो तुलसीदास जी के काव्य में लोक मंगल की भावना व्यक्त की गई है, उन्होंने भील, कौल, सबरी आदि को अपने काव्य में बताया है। रसों की प्रधानता, तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि है, इनकी कविताओं में श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस का सुंदर चित्रण हुआ, रौद्र करुण अद्भुत रसों का भी वर्णन हुआ है। अब रही बात यह कि भैया एमपी बोर्ड में कभी क्या कर, 2 नंबर का तो आ ही रहा है, 1 नंबर की रचना हो गई, एक का ये इतना लंबा चौड़ा लिखे, कोई से भी 2 पॉइंट लिख दो, किसने बोला चारों लिखो, ठीक है, कोई से भी जो जम रहे है वो लिख दो, ठीक है। कला पक्ष मिलेंगे नंबर, क्यों नहीं मिलेंगे ना, ठीक है। कला पक्ष का भाषा, भाषा जो है कोई से भी लिख देना है, देखिए भाव पक्ष में के भी 2 लिखना पड़ेगा, कला पक्ष के भी 2, ये 2 तो लिखना पड़ेगा। अब आप उसे फिर 1 लाइन का मिल जाती है, 1 लाइन का नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। कला पक्ष में जाएगा भाषा, देखिए तुलसी ने ब्रज भाषा कला का यूज, कला का मतलब होता है भाषा कौन सी की, अलंकार कौन सी यूज करे, छंद कौन सी यूज करे, तो तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा को अपनाया है। जहां तहां अरबी, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। अलंकार योजना, तुलसीदास जी ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग किया है। छंद की बात करें तो इन्होंने चौपाई छंद, दोहा छंद, ठीक है, पद और सवेया, कवित्त छंद आदि छंदों की रचना अपने काव्य में की है। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, मैं दे दूंगा वैसे भी। शैली की बात करें तो इन्होंने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली का प्रयोग में काव्य की रचना की। साहित्य में स्थान बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है, आता ही 1 नंबर में। तुलसीदास जी का साहित्य में एक सम्मानजनक योग्य स्थान है। इन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना की और इसके लिए ये हमें सदैव स्मरणीय रहेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां से अपना तुलसीदास जी का ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त करो। यहां से हो गया इतना, ये रचनाएं हो गई है, यहां से काव्यगत विशेषताएं लेनी है आपको, ठीक है। यहां से हो गया कला पक्ष, हो गया ये, हो गया भैया, और ये साहित्य में स्थान हो गया। चलिए तीसरे जो कवि है हमारे, वो कवि है आपके जयशंकर प्रसाद। 6 बताऊंगा, 6 हर साल कोई से भी पूछता रहता है, जरूरी नहीं साहब के नाम ये जयशंकर प्रसाद ही आएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी ने आएगा। जिनको वास्तव में नंबर चाहिए ना, कंप्लीट करना 6 के 6, ठीक है। यहां से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हमारे जो काम है वो काम है रचनाओं से, ठीक है। यहां से कामयानी, कामयानी क्या है, एक महाकाव्य है, इसलिए लिखा है यहाँ पर महाकाव्य की 1 नंबर में ये भी पूछ लेता है कि कामयानी क्या है, एक महाकाव्य, खंड काव्य नहीं है। लहर, झरना, आंसू, ठीक है। कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, किसमें, झरने में। फिर से सुनो, कामयानी नाम की लड़की थी, लहर लहर बालों को लहरा रही थी, झरने में तोड़ दिया, जब दिया नहीं मैंने तो तोड़ दिया उसकी पासू, निकल गए आंसू। तो यहां से ये चीजें याद रख सकते हैं। काव्यगत विशेषता है, ये देखिएगा। भाव पक्ष, भाव पक्ष में सबसे पहला है समरसता का संदेश। समरसता का मतलब है कि सभी को समान भाव से देखना, तो ये इनके महाकाव्य कामयानी में समरसता का संदेश इन्होंने दिया है।
छायावाद के जनक, ये छायावाद के जनक में जाएगा। हिंदी काव्य में छायावाद के शुभारंभ करने का जो श्रेय है वो जयशंकर प्रसाद को ही जाता है। उनकी कविता में छायावाद की संपूर्ण विशेषता है तथा चरमोत्सर्ग विद्यमान है। प्रेम वेदना का मर्म स्पर्शी झांकी, ये हो गया। प्रकृति चित्रण हो गया है, राष्ट्रीयता हो गई है, ये आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए कला पक्ष, अच्छा 4 ने लिखने हैं, 2 नंबर में आता है तो 2 पॉइंट कोई से भी लिख देना, भाषा अलंकार वाला कोई सा भी, ठीक है। तो यहां से देखिए भाषा में प्रसाद जी की जो भाषा है परिमार्जित, व्याकरण संबद्ध, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। आपने भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। अलंकार की यदि हम बात करें तो इन्होंने कविताओं में प्राचीन तथा नवीन अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। ये हो गया छंद है। शैली में इन्होंने प्रबंध तथा मुक्तक दोनों शैली का अपना ही है, और कामयानी जो है इनकी आधुनिक काल की श्रेष्ठ रचना है। हो गया इतना। अब है साहित्य में स्थान, तो साहित्य में स्थान बढ़िया सिंपल कि जयशंकर प्रसाद महाकाव्यकार, नाटककार, कवि, कथाकार आदि रूपों में एक महान साहित्यकार सिद्ध हुए। अब जब सिद्ध हुए तो भाई साहब के इनको सबसे नीचे रख लें, इसलिए इनका विशिष्ट स्थान है, ठीक है। तो ये देखिएगा, यहां से आप कर सकते हैं। ये हो गया जयशंकर प्रसाद का, थोड़ा छोटा कर दूं ये, ठीक है। ये रचनाएं हैं, ये आपका भाव पक्ष वाला, ठीक है। कोई से भी 2 पॉइंट लिख देना। भाव पक्ष में 4 लिखे हैं, यहाँ पर 5 लिख दिए ना, बिल्कुल डिटेल। कहीं कहीं पर यह 10-10 नंबर का भी आता ना, तो उनके हिसाब तरह से बना दिया था, ठीक है। आपको 2 पॉइंट कोई से भी लिख देना है ना। ये कला पक्ष हो गया, ठीक है, यहां से। और आगे हम देखेंगे तो ये साहित्य में स्थान है ना। चलिए आगे के जो कवि है हमारे वो निकल कर आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो, ठीक है, उनके बारे में यहां से कुछ बातें मैंने लिख दी है पहले से ही, यहां पर अपन थोड़ा सा, ठीक है भैया, यहां से इसको पढ़ लेना आप। हमारा जो काम है एमपी बोर्ड में वो रचनाओं से है। तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकरमुत्ता, तुलसीदास, अनिमा, बेला, आराधना, अपरा, गीतिकुंज, नए पत्ते, इतने सारे इनकी रचनाएं हैं। इनमें से 2 रचनाएं कोई से भी आप कंप्लीट कर लेना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका इनकी काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताओं में निम्न है। नंबर 1 है भाव पक्ष में कौन कौन सी चीजें आई है। प्रेम और सौंदर्य का वर्णन, प्रकृति चित्रण है, प्रयोगवादी दृष्टिकोण है, राष्ट्रीयता आ जाएगी, है ना। चलिए तो यहां से देखते हैं अपन भाव पक्ष में क्या है। निराला जी के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के मोहक चित्र देखने को मिलते हैं। प्रकृति चित्रण क्या है, निराला ने प्रकृति के सजीव चित्र अंकित किए हैं। उनका प्रकृति में वर्णन अत्यंत मधुर और हृदय स्पर्शी है। प्रगतिवादी दृष्टिकोण, निराला के काव्य दीनहीन निर्धन किसानों के प्रति गहरी सहानुभूति है, ठीक है। और कुकरमुत्ता, ये इनमें से देखिए इतना सारा आपको पढ़ना नहीं, ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए रहता है इतना सारा, है ना। आपको केवल सिंपल से लिख देना है, जो सरल लगे इनमें से ढूंढ ढांड के, ठीक है। ये कला पक्ष में जाएगा। निराला जी की जो भाषा है वो भावों के अनुरूप बदली है। किनके अनुरूप, भाव के अनुरूप। अब ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर भावों के अनुरूप बदल दी जाती है। कि सर 1-2 छोड़ दो, बाकी लाइन आगे की मिलेगा नंबर 2 नंबर में, फिर जान लो क्या आदमी, ठीक है। शैली, ठीक है, यहां से छंद हो गया है। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। आधुनिक कवियों में महाप्राण निराला जी का उत्कृष्ट स्थान है। वे मुक्तक के जनक थे। निराला जी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। इतना भी नहीं लिख पाओ तो इतना तो लिखना है कि इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है, और ठीक है इन्होंने हिंदी कविता को एक नई दिशा प्रदान की। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। और अगला जो आपका यहाँ पर 5वां नाम आता है वो आता है नागार्जुन का, ठीक है भैया। तो ये आपको यहां से मैं बता देता हूं, ये थोड़ा छोटा कर दूं, ठीक है। ये हो गया भैया। अब आ जाएगा आपका रचनाएं इतनी सारी लिख दी। यहाँ पर देखिए युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, खून और शोले, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, प्रेत का बयान आदि इनकी रचनाएं। बहुत सारी रचनाएं हैं, 2 रचनाएं याद करनी है ना। भाव पक्ष क्या है, विद्रोह का स्वर। सबसे पहले है कि इनके काव्य में क्या होता है, शोषितों के प्रति तो सहानुभूति रही, और
हर स्तर पर शोषण के विरुद्ध तीखे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया। ठीक है, दूसरा है प्रगति चित्रण, इसको आप थोड़ा सा पढ़िएगा क्योंकि लंबा वीडियो ना बने इसलिए अपन कर रहे हैं। बाकी तो आपका देख लीजिए, छोटे छोटे लिखने मैंने बता दिया, अंदर से थोड़े छोटे कर लेना है ना, छोटे नहीं करो तो 4-4 5-5 पॉइंट है तो 3-3 पॉइंट 2-2 पॉइंट लिखना है। भाव पक्ष में बस 2-2 से ज्यादा मत लिखना। ठीक है, साहित्य में स्थान हो गया इतना। अगला जो है आपका अंतिम जो है वो है आपका मंगरेश डबराल। ठीक है, 10th क्लास के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने 6 नाम आपको। ठीक है, ये अंतिम छठा है, इसको भी ध्यान से आप देख लीजिएगा। यहाँ से थोड़ा सा अपन इसको छोटा कर लेते हैं ना, ये हो गया। इसके बाद में ये रचनाएं हैं, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, ठीक है, आवाज भी एक जगह है, तथा नए युग का में शत्रु। ठीक है, हो गया इतना। चलिए काव्यगत विशेषताओं में इनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित है। भाव पक्ष, भाव पक्ष ध्यान से देखिएगा। मंगरेश डबराल के काव्य में सामंती बोध तथा पूंजीवादी छल कपट का स्पष्ट प्रतिकार किया गया है। डबराल का सौंदर्य बोध अत्यंत सूक्ष्म है। उन्होंने संगतकार जैसे अज्ञात कलाकारों को महत्व को रेखांकित किया है। इतना हो गया। कला पक्ष में हम बात करें तो इनकी देखिए भाषा में डबराल की भाषा पारदर्शी है। ठीक है, इनके भाव व्यक्त करने के लिए इन्होंने करने की अपूर्ण क्षमता है। ये हो गया, यहाँ तक अपूर्ण क्षमता, यहाँ तक कर लेना, केवल क्षमता तक बहुत है। अलंकार में अपन लिखेंगे कि डबराल को अलंकारों के प्रति मोह नहीं रहा, फिर भी इन्होंने अपने काव्य में कई पर अनुप्रास अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग कर दिया है। 5 ऐसे महत्वपूर्ण लेखक परिचय बताऊंगा जो कि हर वर्ष एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इन 5 के अलावा अलग से कुछ भी पढ़ना नहीं है, हर साल ही इनमें से रिपीट होता रहता है। इस साल भी होगा और अगले साल भी होगा और हमेशा होता ही रहेगा, क्योंकि बड़े ही महत्वपूर्ण मोस्ट है, इनमें से एक आधा तो आता ही रहता है। ठीक है, चलिए तो पांचों के पांचों को अपन शुरू करते हैं। इसको अपन रखते हैं साइड में और सबसे पहले लेखक को हम ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे लेखक है 10वीं के लिए स्वयं प्रकाश। ठीक है, देखिए इनका जो जीवन परिचय है इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं, यहां से जरूरी है ना रचनाओं से। सूरज कब निकलेगा, ईंधन आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है, और आदमी जात का आदमी, ठीक है, ये ईंधन अलग है ना, ये यहां से दूसरा था, है ना, आएंगे अच्छे दिन भी, ठीक है, और आदमी जात का आदमी, छोटू आदमी, जलते जहाज पर उत्तर जीवन कथा, ये यहां से रचनाएं हो गई। भाषा शैली में हम बात करें तो सबसे पहले आएगी भाषा। देखिए लोक जीवन से जुड़े हुए स्वयं प्रकाश की जो भाषा है वो लोक प्रचलित है। कैसी है? लोक प्रचलित, व्यवहारिक है। ये सहज और सरल सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा में बाहरी आडंबर और बनावटीपन नहीं है, जनसाधारण की भाषा, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखवाया है, सबसे सरल, ताकि आप पढ़े जिसमें याद हो। ठीक है, यदि आप इन बच्चों की तरह टॉपर बनना चाहते हैं ना तो बिल्कुल एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, नोट्स सहित, आपको केवल अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए भाषा में क्या बोला है मैंने कि लोक जीवन से जुड़े रहे स्वयं प्रकाश जी की जो भाषा है वो भी लोक प्रचलित व्यवहारिक है। इन्होंने सरल सहज सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा बाहरी आडंबर से तथा बनावटीपन से दूर है। शैली की बात करें तो यहां से देखिएगा भावात्मक शैली, भाव प्रधान अंशों पर इस शैली का प्रयोग हुआ है। दूसरी शैली इन्होंने यूज करी जो है वर्णनात्मक शैली, किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में यह शैली का प्रयोग किया है। चित्रात्मक शैली, इस शैली में पात्र, घटना या स्थिति का शब्दों के माध्यम से चित्रण किया गया है। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, बस इतना बहुत है। ये हो गया आपका स्वयं प्रकाश का पहला खत्म। तो यहां से अपन बढ़िया से इसको स्क्रीनशॉट के माध्यम से कवर करेंगे। ये हो गया इतना। रचनाएं यहां से आप लेना है, ठीक है, भाषा ये यहां पर है, ठीक है, शैली की बात करें तो ये शैली हो गई, इनकी 3 हो गई। अब इसके बाद में ये अंतिम साहित्य में स्थान। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और दूसरे हमारे लेखक है जो है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में ये थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ना ये, ठीक है।
हम बात करते हैं रचनाओं से, क्योंकि एमपी बोर्ड में तो रचनाओं से पूछता है, बाकी सारे बोर्ड में पूछता हो तो ये मैंने डिटेल यहाँ पर बता भी दिया। रचनाएं हैं, पत्तियों के देश में, माटी की मूर्ति, लाल तारा और महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी प्रमुख रचनाओं में से मैंने लिख ली है, बाकी बहुत सारी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और भाषा और शैली को समझते हैं। सबसे पहले भाषा आएगी। देखिए इनकी भाषा व्यवहारिक है, इसमें सरलता, सुबोधता और सजीवता पाई जाती है। मुहावरे और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है। ये भाषा होगी। क्या है हमारे रामवृक्ष बेनीपुरी जी की भाषा कि इन्हें मुहावरों का प्रयोग किया, इन्होंने कहावतों का प्रयोग किया, इससे इनकी भाषा में सुंदरता आ गई है। सरलता और सुबोधता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता रही है। शैली, वर्णनात्मक शैली, इन्होंने किसी वस्तु अथवा घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया है। अगला है दूसरा भावात्मक शैली, तो जिनकी ये प्रधान शैली है, इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता है। प्रतीकात्मक शैली, किसी बात को कहने का सीधे सीधे ना कहकर इन्होंने प्रतीकों के माध्यम से इस बात को कहा है। आलोचना, ठीक है, बेनीपुरी ने समीक्षा के समय इस शैली का उपयोग किया है। आगे देखते हैं तो साहित्य में स्थान हो जाएगा। इनका साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है। देशभक्त और साहित्यकार के रूप में बेनीपुरी का जो नाम है वो हिंदी साहित्य में अमर रहेगा। अगला तीसरा हमारा जो लेखक है वो है यशपाल, ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा। यहां से रचनाओं की बात करें तो ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, झूठा सच, ठीक है, अमिता और देशद्रोही, कोई सी भी 2-3 कर लेना, ठीक है भैया। चलिए भाषा शैली में, भाषा क्या है इनकी, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की है। इन्होंने तद्भव शब्द तथा देशज और विदेशी शब्दों की आवश्यकता के अनुसार अपना लिया है। मुहावरे एवं लोकोक्ति से इनकी भाषा में चमत्कार आ गया है। भाषा क्या है, यशपाल ने व्यवहारिक भाषा में साहित्य की रचना की। इन्होंने तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी शब्दों का आवश्यकता के अनुसार अपनाया, और लेकिन मुहावरे और लोकोक्तियों से जब इन्होंने प्रयोग किया तो इनकी भाषा में चमत्कारिक उत्पन्न हुआ, यानी बहुत अच्छी लगी, ठीक है। शैली, वर्णनात्मक शैली, घटना, स्थिति, वातावरण आदि को वर्णनात्मक शैली के रूप में प्रस्तुत किया। भावात्मक, भावपूर्ण संदर्भों में भावात्मक शैली का प्रयोग किया। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, तुरंत कर लेना है कंप्लीट। विवेचनात्मक शैली, किसी विषय के विवेचन में यहाँ शैली का प्रयोग किया गया है। हास्य व्यंग्य शैली, इस शैली में यशपाल ने बड़े सटीक व्यंग को हास्य के रूप में विधान किया है, ठीक है। हो गया इतना। आगे देखते हैं तो हो जाएगा ये साहित्य में स्थान, ठीक है। अब यदि हम बात करें इनके स्क्रीनशॉट की तो बढ़िया से साफ सुथरा स्क्रीनशॉट लो, यहां से कोई दिक्कत नहीं, आराम से शांति से काम करो। हो गया, ये रचनाएं हो गई इनकी। यहां से अपन देखेंगे तो भाषा हो गया, और यहां से अपन इनकी शैली को देखेंगे। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्या, हाँ तो कर देते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। ये हो गया, और अंत में रहेगा इनका साहित्य में स्थान, ठीक है भैया। चलिए अब हमारे जो अगले कवि लेखक है, सॉरी, मन्नू भंडारी, क्या है, मन्नू भंडारी, ठीक है, ये चौथे हैं हमारे लेखक। यहां से इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ लेना। यहां से अपन काम की चीजें देखते हैं। रचनाएं, मैं हार चुकी, ठीक है, एक प्लेट सैलाब, और अगला क्या है, यही सच है, त्रिसुख आसामता कलावा, ठीक है। हो गया इतना। यहां से अपन बात करें तो भाषा, मन्नू भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा का प्रयोग में साहित्य की रचना की। आपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का प्रयोग किया। लोकोक्ति, मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी आपने किया है। कर आपकी भाषा में संप्रेषण, ठीक है, की अद्भुत क्षमता है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा बदलती जाती है। शैली में आप देख सकते हैं भावात्मक शैली का उपयोग किया है इन्होंने, वर्णनात्मक शैली का उपयोग किया है, संश्लेषणात्मक शैली का यूज किया है। आगे बढ़े, संवाद शैली भी है। इतनी सारी में से 2-3 लिख देना है ना, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 2 नंबर में आए तो एमपी बोर्ड में, बाकी दूसरे बोर्ड में 5 नंबर का तो फिर डिटेल लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए आगे बढ़े। अंतिम जो है बदन आनंद कौशल्यान,
ठीक है, यहाँ से इनके बारे में थोड़ा सा अपने को पढ़ना पड़ेगा ना, तो ये आप पढ़िएगा बढ़िया से। ठीक है, यहां से देखिए रचनाएं, जो भूल ना सका, अगली है कहाँ क्या देखा यदि बाबा ना होते, रेलगाड़ी की टिकट और बहानेबाजी, ये इनकी रचनाएं है ना। भाषा में देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लूं, ये यहां से देखिएगा है ना, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। देखिए, इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था, विषय घटना पात्र के अनुसार इनकी भाषा बदल जाती थी। इन्होंने तद्भव तत्सम शब्दों का आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया। इनकी भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। लोकोक्ति मुहावरे से भाषा चमत्कारिक बन गई है। सरल सुबोध तथा जन सामान्य की व्यवहारिक भाषा को इन्होंने अपनाया है। ये तो होगी इनकी भाषा। ठीक है, शैली की बात करें तो इनकी शैली में विचारात्मक शैली आ जाएगी। ठीक है, वर्णात्मक शैली आ जाएगी, विवेचनात्मक शैली आ जाएगी। ठीक है भैया, चलिए ये पढ़ लीजिएगा ध्यान से थोड़ा सा आप, है ना। भावात्मक शैली और साहित्य में जो स्थान है इनका जाएगा, विभिन्न स्थानों पर घूमने वाले भदंत आनंद कौशल्यान ने धर्म दर्शन साहित्य आदि संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए, और आपका जो साहित्य में स्थान है वो एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये मैंने आपको 5 यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट नहीं दिया आपको बढ़िया से, ये यहाँ से भदंत आनंद कौशल्यान का स्क्रीनशॉट लो पहले। तो 5 जो महत्वपूर्ण लेखक परिचय थे उनको आपको बता दिया है, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये भाषा अनुच्छेद लेखन, ये भी बहुत ही बेहतरीन सा 3 नंबर फालतू के। ये भी अनुच्छेद लेखन का मतलब क्या होगा, ठीक है। देखिए यहां से थोड़ा सा इसको पहले से इसको समझ लो, ये लाइन लिखी है इसमें समझ में आ सकता है। देखिए, अनुच्छेद लेखन से विद्यार्थी में सोचने समझने अभिव्यक्त करने की सक्षम विकसित होती है। इसके अतिरिक्त विस्तृत विषय पर संक्षेप में कहना, कोई भी बड़ा विषय उसके ऊपर थोड़ा शॉर्टकट में कहना, भाषा से ज्ञान की वृद्धि होती है तथा दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक है, इसके द्वारा अपनी बात को स्पष्ट और सीखने के साथ साथ विषय का भी ज्ञान बढ़ता है। यानी कुल मिला के बात ये है कि मैंने उठा के पटक दिया, आपको बोल दिया, स्टेज पे खड़ा कर दिया और स्टेज पे बोल दिया कि बोलो गांधी जी के ऊपर से 4 शब्द कहो, 4 लाइन कहो। ठीक है, तो वही क्या है, वो कहना ही क्या कहलाएगा, अनुच्छेद कहलाएगा। यदि उसको अपन लिख दिया यहाँ पे तो लेखन हो गया। ठीक है, सिंपल है। जैसे मैंने बताया कि आपके विद्यालय पर एक अनुच्छेद बताओ, किसके ऊपर से, विद्यालय के ऊपर। अब आपके मन में विचार जो आएंगे विद्यालय के प्रति, हमारा विद्यालय तो सबसे अच्छा विद्यालय है, देश का सबसे पुराना विद्यालय है, हमारे विद्यालय में से, ठीक है, तो हमारे विद्यालय में से हर साल बच्चे टॉपर करते, तो ये हमारा विद्यालय बार बार यूज नहीं करना है, केवल एक सिस्टेमेटिक तरीके से बोलना है। ठीक है, कि जैसे हमारा विद्यालय जो है, मेरा विद्यालय देश का या फिर हमारे क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम विद्यालय, इस विद्यालय से, अब यहाँ पर यूज मत करो कि हमारा विद्यालय, यहाँ पर यूज करो कि इस विद्यालय से हर साल बच्चे टॉप करते हैं और कई क्षेत्रों में वो कार्यरत है। ये एक सम्माननीय विद्यालय है। ठीक है, हर वर्ष यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, बच्चों को खेलकूद से संबंधित सामग्रियां बहुत विकसित है। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर खेलकूद संबंधी जानकारियों पर भी ध्यान दिया जाता है। अगले साल ही कुछ महीनों पहले, बता दो बंसी, ठीक है, मिला के 2 और क्या है, तो 2 महीने पहले हमारे स्कूल से, ठीक है, 2 बच्चों का सिलेक्शन होता जो जिला स्तर तक फुटबॉल के, ठीक है, फुटबॉल में के लिए खेल के आए थे। ठीक है भैया, तो इस तरीके से जो अपन लिखेंगे, जो अपने मन में भाव आए नहीं ना, वो लिख दो, उसे कहते हैं अपन अनुच्छेद लेखन। और रटो तो फिर रटते रहो। ठीक है, तो ये देखो यही चीज आएगी। मेरा विद्यालय नगर का सबसे अच्छा विद्यालय है। यह बहुत पुराना होने के साथ साथ बहुत अच्छा शिक्षा का केंद्र भी है। यहाँ के विद्यार्थी प्रवेश में तथा देश के अच्छे पदों में कार्य कर रहे हैं। यहाँ के विद्यार्थी प्रतिवर्ष चिकित्सा, इंजीनियर के क्षेत्र में अच्छा प्रवेश होता है। पिछले वर्ष कई विद्यार्थी IIT में चयनित हुए। इसके अतिरिक्त खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि में भी विद्यालय के छात्र अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये इसी वर्ष, ठीक है, इसी वर्ष हमारे विद्यालय की क्रिकेट की टीम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो समझ में आया कुछ, जो अपने मन में भाव आए
ठीक है, अब इसके लिए क्या थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के साथ राष्ट्रीय एकता। अब जितने भी ये मैं बता रहा हूँ इन्हें तो थोड़ा एक बार पढ़ लो, ठीक है, पढ़ने के बाद में जो समझ में आए वो लिख दो, ठीक है, पर इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखो, ठीक है, बढ़िया से, उसी को कहते हैं अनुचित लेखन। कोई दिक्कत नहीं है, ये सामने वाले ने अलग लिखा है, आपसे पूछूं मैं कि आपकी स्कूल में कभी पढ़ाते हो पढ़ाया होगा तो वहां पे अलग तरीके से बताओगे इस लाइन को, वो ऐसे कैसी लाइन बताई क्या, नहीं बताई। मैं ऐसे कैसी लाइन बता रहा हूँ क्या, नहीं बताई। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि कुंजी में से के जरिए ही बोला था, पूरा का पूरा नहीं बोला था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है आपके अंदर भी दिमाग की असीमित क्षमता है, आप भी स्वयं को पहचानो और खुद करो, ठीक है, यहाँ से, ठीक है भैया। भाई साहब दूसरे के कंधे पे बंदूक मत रखो, कंधे पे तो अपने पे बंदूक रखनी पड़ेगी, कंधा हटा लेगा अपनी पड़ने पड़ जाओगे, है ना। यानी कि दूसरा जो बता रहा है उस पर ज्यादा भरोसा करने से पहले अपने पे खुद पे भरोसा करो, है ना। आप खुद ही टॉपर बच्चे हो। यहाँ से देखिए ये पढ़ना है ना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, कोई कहता कि नहीं नहीं ये स्टाम्प पे लिखा पढ़ी कर दो, ये सब झूठ बोल रहे हैं। किसी के पास कोई रियल पेपर नहीं मिलेगा, मोस्ट टाइम पे प्रश्न अपन भी दे रहे हैं, 6 पेपर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ये रिजल्ट देख लो, ये जिन बच्चों का रिजल्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये हर कहीं उठा के पटक दिया है, ये ऑफलाइन मेहनत का परिणाम है ना। ये वैसे ही नहीं बनती, चलो चीटिंग ईटिंग से बना दी साहब 5-25%, बाकी तो सारी इंपॉर्टेंट है, बाकी ऐसा नहीं है। पर कोई बच्चों को भरोसा नहीं होता ना, इसलिए बोल रहे हैं। ये उससे पहले वाले साल का था, ऐसा है। ये T8 87 ये कैसे बन गई भैया, ये मेहनत का ही है भैया, है ना। चलिए तो करना है कंप्लीट, और आपको लगे तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, एकदम फ्री सारी चीज अपन प्रोवाइड करा रहे हैं। मैथ्स में भी पूरा सोल्व कराऊंगा, 6 पेपर गारंटी, यदि 1 नंबर का भी कट जाए तो। पर लेकिन बात ये है कि जो 6 पेपर प्रोवाइड करूँ उसको आपको देखना पड़ेगा। संवाद लेखन 3 नंबर का आता है, देख लीजिएगा, हर साल ही पूछता है एक। ये देख लीजिएगा 2022 में जो आपसे पूछा था कोविड-19 और पर्यावरण संरक्षण पर संवाद पूछा था। 2023 था उसमें जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था, यहाँ पर देखिए बढ़ती हुई महंगाई और ग्राहक किराना दुकान के मालिक के बीच संवाद बताया था, और अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद और संवाद दोनों से मिलकर आपका 3 नंबर पक्के हो जाए। तो देखिए संवाद लेखन जो होता है बहुत ही सिंपल है, इसमें केवल अपना दिमाग का यूज करना है। देखिए संवाद को सबसे पहले तो इसको डेफिनेशन समझिए, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला संभाषण को हम कहते हैं संवाद। 2 व्यक्ति जब बैठते हैं और गप्पे छप्पे मारते हैं तो उस गप्पे छप्पे को अपन यदि लिख देंगे तो वही बन जाएगा आपका संवाद लेखन। मान के चलो इसको थोड़ा सा अपने को क्या नॉलेज होना चाहिए बस। मान के चलिए अपने से पूछा कंप्यूटर का आविष्कार, ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार के बीच में क्या है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तो विद्यार्थी कह रहा है सर आज हमें विज्ञान द्वारा खोजे गए कंप्यूटर के बारे में बताने की कृपा करें, सर हमें बताइए कि विज्ञान ने कौन कौन से कंप्यूटर बताए। तो शिक्षक ने कहा आज का युग तो बेटा विज्ञान का युग है, तकनीकी, ठीक है, तकनीकी के नित आविष्कार निरंतर सामने आ रहे हैं, कंप्यूटर इन्हीं में से खोजा गया है। तो इस तरह से जो वार्तालाप करेंगे, ठीक है, यदि वही क्या कहलाएगा आपका संवाद कहलाएगा। सिंपल है, सिंपल। जैसे 15 अगस्त के ऊपर से अपन संवाद करते हैं, ठीक है, तो 15 अगस्त में क्या बेटा पूछ रहा अपने पिताजी से, पिताजी कल 15 अगस्त है, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। किसने स्वतंत्र कराया था, तो किससे स्वतंत्र कराया था, ब्रिटिश के गुलामी जंगीरों से स्वतंत्र कराया था। तब तो यहाँ उल्लास का दिन है, उस दिन क्या होगा, तो झंडे फहराए जाएंगे, खुशियां मनाई जाएगी, ठीक है, देशभक्तों को याद किया जाएगा। ये आयोजन कब होता है पापा, तो प्रातः जागते से प्रभात फेरी निकाली जाएगी। ये जो वार्तालाप है, सीधी सी बात है, ये वार्तालाप ही क्या है आपका संवाद है। एक एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा नॉलेज आ जाएगा, याद नहीं करना, भले नॉलेज आ जाएगा तो उस तरीके से आप वहां पर लिख सकते हैं ना। 3 नंबर फालतू के, ये फ्री पॉइंट, बाकी तो क्वेश्चन आंसर को तो रटना पड़ेगा, इनको तो समझना है ओनली, है ना। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, कोई सा भी इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते, इसमें भी ध्यान रखना है। किसी को बताओगे यार ये पता तो रट जाए 3 नंबर आ जाएंगे, तो ये नहीं, ये तो नॉलेज है, नॉलेज के ऊपर से निर्भर है। कोई जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखो, थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो, आपके हिसाब से आपकी लैंग्वेज में डाल सकते हो, पढ़ोगे तो सारांश समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से देखिएगा, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ पर है ये बढ़िया से, ये हो सकती है आपके पास में कुंजी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से 15 अगस्त पिता और बेटे के बीच में संवाद है, थोड़ा छोटा कर दूं, ये हो गया। इसके बाद में कोविड-19 वाला संवाद देखिए 2022 में पूछी थी,
अब इसे सिंपल है, कितना सिंपल है, डॉक्टर साहब नमस्कार, नमस्ते नमस्ते, कहिए बैठ जाइए भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है डॉक्टर साहब, कोविड-19 का भी है ना, से सभी आतंकित है। अब ये शब्द अपन क्यों लिखो, नहीं याद हो रहा तो अपन लिख दो डॉक्टर साहब कोविड-19 का बहुत डर लग रहा है। डॉक्टर ठीक कह रहे हो, इसका तो हमें भी डर है ना। कोविड-19 के लक्षण क्या है, खांसी, बुखार, सांस लेने में परेशानी, ये इसके लक्षण है। तो डॉक्टर साहब इसका सावधानी क्या रखनी पड़ेगी, काढ़ा पियो, ठीक है, लोगों से दूरी बना के रखो, नियमित रूप से हाथ धो, सैनिटाइजर का प्रयोग करो। ये जो अपन वार्तालाप कर रहे हैं यही क्या बनेगा आपका, ठीक है, संवाद लेखन बनेगा, है ना। ये इसके बाद में यहां से अपन कर सकते हैं, इसका देखो ये 9 वाला है, औपचारिक पत्र। एक औपचारिक आता है, एक अनौपचारिक बोलते हैं, ठीक है, जो अपना, ठीक है, स्कूलों में इनमें सरकारी कामकाज का जो पत्र रहता है वो लेता है औपचारिक, और रिश्तेदार को उनको लिखते हैं जो अनौपचारिक रहता है। एक पेपर में हमेशा ही आता ही रहता है एक औपचारिक अनौपचारिक, ठीक है, हर एक पेपर में ना भैया। तो यहाँ से अपन है ना इसको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर ये, तो बाकी सारे चीजें हिंदी में इतने इंपोर्टेंट नहीं रहते हैं, सभी चीजें कोई सा पूछ लेता है, तो तरीका मैं सिखा दूंगा एक का, उससे आप कोई सा भी बना सकते हो। देखिए पढ़ो ध्यान से, लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु निवेदन करते हुए जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखो। क्या करना है, जिलाधीश महोदय को अपने को आवेदन पत्र लिखना है। तो ध्यान से देखो यहाँ पर क्या वर्ड लिखा, जिलाधीश, ठीक है, किसको लिखना है, जिला के, ठीक है, धीश को। सबसे पहले अपन यहां से शुरुआत करेंगे, तो सेवा में लिख दो या भले प्रति लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सेवा में, और क्या लिखना है, जिलाधीश महोदय। इसके बाद में यहाँ पे कोमा होगी, क्योंकि अपना बात जो है यहीं पे विराम नहीं हुई है। जिलाधीश महोदय तो कहाँ बोला नहीं रहा है, तो अपन मन पड़े जो लिख दो अपने हिसाब से। तो मैंने मान के चलो यहाँ पे लिख दिया भोपाल, और कहाँ पे भोपाल, तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, समझ में आया है। अब यहाँ पे जाके अपन पूर्ण विराम लगा भी सकते हैं, ठीक है, ये हो गया भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपना विषय क्या है, विषय को ध्यान से देखिएगा। विषय क्या बोल रहा है, वो लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु, ये लाउड स्पीकर बंद कराने हेतु आवेदन पत्र। तो ये से टिप पे लिखना है, कुछ भी नहीं करना है। यदि मैं कहूं कि इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कौन से आवेदन पत्र है, तो प्राचार्य को शाला छोड़ने हेतु स्थानांतरण पत्र, तो अपन लिखेंगे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। तो यहाँ से अपन, ठीक है, यहाँ से लिख देंगे विषय में लाउड स्पीकर बंद करने हेतु थोड़ा साफ साफ लिखो, है ना, राइटिंग के लिए मेरी तरह आपकी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया आवेदन। अब आ जाएगा मान्यवर, तो यहाँ से एक लाइन छोड़ना है और बढ़िया से लिखना है मान्यवर, ठीक है। बाकी तो आप आगे की फिल्म सब कर सकते हैं। यहाँ से देखिए सविनय निवेदन है कि डेट यहाँ तक अपना आ गया, ठीक है। और यहाँ से मान के चलो तीव्र तक लाइन पहुंच गई, मैं मान के चल रहा बता रहा हूँ ना, यहाँ तक पहुंच गई लाइन। तीव्र के बाद में अपने को जो शुरू करनी स्टेप अब यहाँ से होगी, कर्णभेदी, ठीक है, ध्वनि, यहाँ से डेसर के इतना हो गया है, ये यहाँ तक। अब ये सारी चीजें हो गई, और यहाँ पर देख लीजिएगा इस तरह से अपन लिखते लिखते पहुंच गए यहाँ तक, ठीक है, पढ़ रहा है। तो यहाँ से मान के चलो ये अपनी लाइन पहुंची है, पढ़ रहा है, ठीक है। अब आगे जब लिखेंगे ये अता वाली लाइन, तो ये अता वाली जो लाइन आएगी ना, इसको आपके ये जो जिलाधीश वाली स्टेप थी इसकी सीध में आएगी। कहां पर आएगी देख लो ध्यान से, इसके सीध में, यहां पर अपन इसकी सीध
ये हो गई है। अतः ये एक लाइन छोड़ के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अतः आपसे, फिर इसी तरह इसको लिखते जाएंगे और इसके जो बचा हुआ मामला रहेगा उसको अपन यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, कृपा होगी, मान के चलो ऐसा हो गया। अब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए उसके बाद में बढ़िया से यहाँ पर डालेंगे अपन सारी चीजें। दिनांक, ठीक है, दिनांक क्या है आपका, उसी के आगे लिख देना है। तो मान के चलो आपका 5 फरवरी है 2024 लिख दो, हो गया। अब यहां पर आप लिख सकते हैं बहुदीय, ठीक है, और यहां पर आपका नाम आ जाएगा, जो भी नाम है। क्या कालीचरण है क्या, कालीचरण लिख दो। रामचरण आए तो रामचरण लिख देना। ठीक है भैया, तो ये पूरा स्टेप मैंने आपको बता दिया है ना। ये लिखने का तरीका याद तो हर एक बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में जो आपका है ना, ये यहां से आप सबसे ज्यादा जो है इस साल के लिए, देखिए पढ़ना सभी, तो पहले तो आप, मैं बता भी रहा हूं साथ में, एक तो ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाला करना है आपको, प्रचार्य वाला मोस्ट टाइम है, इसको करिएगा। ठीक है, यहां से ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये नगर निगम वाला भी आप करिएगा, हो गया। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा ना, कि बच्चों के पास नहीं होगा, तो यहां से लो दो, हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से है, यहां पर है, ये यहां से, जी हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट, यहां से लेते जाओ, तुरंत लेते जाओ, है ना। इसके बाद में ये है भी IMP है, इतना नहीं है, ये 12th के लिए जानता रहता है। यहाँ पर ये भी आई है, आई मतलब IMP वो मोस्ट इंपोर्टेंट वाली चीज है। ठीक है भैया, तो ये तो हो गया आपका क्या, ठीक है। ये क्या था आपका, ये तो औपचारिक पत्र, अब अनौपचारिक पत्र होता आता है, तो बहुत बेहतरीन सा पत्र आपको बता रहे हैं, जो आपका अधिकतर ये आते ही आता है। ये एक तो ये आपको करना है, ठीक है। इसके बाद में ये आपको करना है आपतित काव्यांश से। चलिए इसको अच्छे से समझेंगे। ये आपका आपतित गद्यांश के अथवा में आएगा, ठीक है। कोई सा भी एक करना है आपको, हो सकता है वो नहीं फंसेगा तो इनमें से फंस जाएगा, है ना। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। यदि आप नर हो, मनुष्य का जन्म मिला है, तो निराश मत करो मन को, और कुछ काम करो, कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो, यानी आप इस जगत में रह रहे हो तो अपना ऐसा कुछ कर्म करो कि जिससे आपका नाम रहे। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसे यहाँ व्यर्थ ना हो। ये जो जन्म हुआ है बिना किसी अर्थ के कारण नहीं हुआ है, ठीक है। इसको समझो और फालतू में व्यर्थ टाइम बर्बाद ना करो। कुछ करो तो उपयुक्त करो मन को, नर हो तो ना निराश करो मन को, ठीक है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, देखिए मनुष्य को कभी भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। निराशा त्याग कर आदमी किसी भी काम में लग जाना चाहिए, ठीक है। हो गया इतना। आदमी का जो जन्म का उद्देश्य किस उद्देश्य से हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा ना, यहाँ जन्म किस अर्थ हो, समझो यहाँ व्यर्थ ना हो। यानी ये जो विषय आदमी का जो जन्म है, ये किसी विशेष कार्य के कारण हुआ है, इसे व्यर्थ ना गवा कर विशेष कार्य करना ना है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर जन्म हुआ है। और उपयुक्त गद्यांश का या उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक बताइए, नर हो ना निराश करो। चलिए अगला क्या है, तुम धरती के पुत्र हो ना हिम्मत हारो। तुम इस धरती माता के पुत्र हो, तुम कभी हिम्मत मत हारो। श्रम की पूंजी से अपना काज संवारो, श्रम की जो पूंजी है उससे अपना क्या करोगे, काम संवारो, ठीक है। श्रम की सीपी से में ही वेदव धुलता है, तब स्वाभिमान का दीप स्वयं जलता है। मिट जाता है दैन्य स्वयं ही क्षण में, छा जाती नव दीप्त धरा के कण में। जागो जागो श्रम से नाता तुम जोड़ो, पथ चुनो कर्म का आलस भाव तुम छोड़ो। अपने कर्म का
पथ पर मार्ग पे करो, पढ़ो जिसमें याद हो रहा है, बहुत सारी चीजें थोड़ा समझो। काव्यांश का भाव समझाइए, ठीक है। तो इस काव्यांश का जो भाव है ना वो ये है कि मनुष्य को निराश ना होकर साहस के साथ मेहनत करके कार्य को संभालना चाहिए। क्या बोला है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, साहस के साथ मेहनत करना चाहिए और अपने कार्य को संभालना चाहिए, ठीक है। परिश्रम और से संपन्नता और स्वाभिमान प्राप्त होता है, सारी हिंसा मिट जाती है, नई क्रांति आ जाती है। अतः हमें आलस्य को त्याग कर कर्म मार्ग पर लगना चाहिए। अब जिन बच्चों को वार्षिक परीक्षा के लिए डर लग रहा है ना, तो बिल्कुल डरो मत, आप बिल्कुल करो, डर क्यों रहो। देखिए ये जो बच्चे हैं ये भी आपकी तरह ही कमजोर थे। आप स्वयं को यदि इंटेलिजेंट समझ रहे हो तो अच्छी बात है, कमजोर बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कोचिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। यदि आप इन बच्चों की तरह परसेंटेज वास्तव में बनाना चाहते हो तो जो बता रहा हूँ ना उसको याद जरूर करिएगा। ये भी खुद को स्वयं कमजोर मानते, तो मैं आपको कह रहा हूँ आप स्वयं कमजोर नहीं हो, तुम स्वयं को जान लो, तुम ब्रह्मा का ही अंश हो, ठीक है। तो स्वयं को पहचानो, बहुत आपके अंदर असीमित क्षमताएं हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, इससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पततर क्यों देती ना स्वयं वसुधा निज रत्न उगल। ये देखिए उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो यहाँ पर है भाग्यवाद आवरण पाप का। पाप का आवरण किसे कहा गया है, देखिए पाप का आवरण हो गया भाग्यवाद, ठीक है। कर्मवाद का विलोम शब्द क्या है, कर्मवाद का विलोम शब्द भाग्यवाद हो जाएगा, और क्या हो गया, ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिएगा। तो भाग्यवाद दूसरे का शोषण करने का हथियार है, सफलता के लिए तो कर्म की आवश्यकता होती है। इसी तरह आप यिन को पढ़ेगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। ये आपको 3 नंबर पक्का करा देंगे, है ना। एक एक बार पढ़ोगे जिसमें समझ में आएगा पूरी फिल्म। सारांश जो है, सारांश को करने में क्या करना है, जो चीज अपन ने पढ़ी यहाँ पर उसका सार बता दो। सार यही है कि मनुष्य को बिना कारण के दूसरों के प्रति कोई भी, ठीक है, द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये लज्जाजनक है और गलत भी है। मनुष्य तो हर एक मनुष्य, चाहे वह गरीब हो अमीर हो, सब क्या है सम्मान के योग्य है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ रचना बनाया है, ठीक है। कोई बुद्धिमान है तो उसका आदर करे, दरिद्र है तो उसकी घृणा करे, ये बात गलत है। तो ये इसका क्या हो गया, सारांश हो गया। इसी तरह आप यहां से देख लीजिएगा, ये रहा सारांश कि मानव का अकारण ही किसी के प्रति अनुदार नहीं होना चाहिए। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मानवता का आदर करे। किसी मनुष्य के बुद्धिमान या दरिद्र होने से उसे घृणा नहीं बनाना, घृणा का पात्र नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। अगला क्या है आपका कि सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने का लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का आधार है। समाज एक संपूर्ण इकाई है जिसे मनुष्य की शक्तियों के विकास की सभी संभावनाएं निहित है जिसमें, ठीक है। और व्यक्ति की शक्तियां जीवन के विभिन्न दिशाओं को उद्गठित करने वाली भले ही, किंतु समष्टि के साथ वह अपनी संवेदनाओं में एक हृदय बनकर स्पंदित हो। पारस्परिक सहयोग व समन्वय के साथ सहानुभूति हो तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है। तो देखिए गद्यांश का शीर्षक क्या है, सामाजिक समरसता। क्या बनेगा यहाँ पर, सामाजिक समरसता बनेगा। यदि हम बात करें सामाजिक समरसता का क्या आधार है, तो ये यहाँ पर लिखा है, ये सामाजिक जीवन के अंतर विरोधों को समाप्त करने के लक्ष्य ही सामाजिक समरसता का, ठीक है, आधार है। तो ये पहली लाइन ऐसे किसी टिप पे लिख देना है। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है, तो पारिवारिक पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ, यहाँ पर लिखा है लास्ट, पारस्परिक सहयोग और समन्वय के साथ सहानुभूति तो सामाजिक समरसता के लिए अनिवार्य शर्त है, ठीक है भैया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। कई लोग समझते हैं कि अनुशासन और स्वतंत्रता विरोध में है, किंतु वास्तव में ये क्या भ्रम है। अनुशासन द्वारा स्वतंत्रता नहीं छीनी जाती, बल्कि दूसरों
की स्वतंत्रता की रक्षा होती है। सड़क पर चलने के लिए हम स्वतंत्र हैं, पर हमें बाई तरफ चलना चाहिए, किंतु हम चाहे तो बीच में भी चल सकते हैं, ये ठीक है, चल सकते हैं, जिससे हम अपने प्राण को संकट में डालते हैं, दूसरों की स्वतंत्रता भी छीनते हैं साहब। विद्यार्थी जीवन में तो विद्यार्थी जो है भारत के भावी राष्ट्र निर्माता होते हैं, उन्हें अनुशासन और गुणों का अभ्यास तो अभी से करना चाहिए, जिससे वे भारत के सच्चे सपूत कहला सके। बहुत ही सिंपल है। यहां पर हम यदि गद्यांश का शीर्षक की बात करें तो देखिए शीर्षक है अनुशासन और विद्यार्थी। थोड़ा ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूं ना, नहीं तो डिटेल ही पढ़ाता हूँ अच्छे से। अब गद्यांश का जो सारांश है, सारांश का मतलब क्या होता है, इसका सार यही है। तो देखिए सारांश बहुत ही सिंपल है। प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है उसमें अनुशासन बहुत ही आवश्यक है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की भी स्वतंत्रता की रक्षा होती है। अपना जीवन तो सुरक्षित होता ही होता है, जैसे अभी बताया, सड़क पर चलते हैं हम, स्वतंत्र है भाई, सब हम बीच में भी चल सकते हैं, लेकिन हम अनुशासन से रहेंगे, यानी कि साइड से चलेंगे, तो क्या है, हम स्वयं की तो जीवन सुरक्षित ही रहता है और दूसरों का रहे। तो भविष्य के आशापुंज विद्यार्थियों को अनुशासन में रहना चाहिए, क्योंकि वही तो हमारे देश के भावी राष्ट्र निर्माता है। ठीक है, अगला है क्षमा शास्त्र पृथ्वी का गुणधर्म है। क्षमा वीरों का भूषण है। मनुष्य से अस्वाभाविक रूप से अपराध होते रहते हैं, गलतियां होती रहती है। हमारी दृष्टि में कोई अपराधी है तो हम किसी की दृष्टि में अपराधी है, यह निर्दोष कोई भी नहीं है। इसलिए परस्पर क्षमा भावना अति आवश्यकता है। क्षमा के अभाव से क्रोध, हिंसा, संघर्ष, साम्राज्य छा जाएगा। कोई भी स्वीकार जिसे कोई भी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, माता पिता गुरु को सभी को क्षमाशील होते ही हैं। मानव जीवन में क्षमा के अवसर आते आते रहते हैं। क्षमा के अभाव में मानव जीवन चलना दुभर हो जाता है। अहिंसा, करुणा, दया, मैत्री, क्षमा आदि देवी गुण है। ये गुण मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। देखिए उपयुक्त गद्यांश का सटीक शीर्षक क्या है? सटीक शीर्षक है क्षमा भावना। सारांश क्या है? सारांश क्या है कि क्षमा पृथ्वी का गुण और धर्म और वीरों का भूषण है। मानव स्वभाव से ही अपराधी होता है। यदि क्षमा भावना नहीं होगी तो क्रोध, हिंसा और संघर्षों का बोलबाला होगा। आपठित गद्यांश, ठीक है, मानव का आकारण ही मानव के प्रति उदार हो उठना न केवल मानवता के लिए लज्जाजनक है वरन अनुचित भी है। इसका मतलब क्या है? मानव का आकारण का मतलब होता है बिना कारण। क्या होता है? बिना कारण के, बिना कारण के किसी भी दूसरे मानव के प्रति ये अनुदार होना, यानी कि क्रोध आना, उसके प्रति छल आना, कपट आना, ये केवल मानवता के लिए लज्जाजनक नहीं है बल्कि गलत भी है। वस्तुतः वास्तव में यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है और कर सकता है और करना भी चाहिए। क्यों? कि केवल इसलिए नहीं कि कोई मनुष्य बुद्धिमान है, ठीक है, कोई व्यक्ति दरिद्र है तो वहां ग्रहण का पात्र तो दूर, उपेक्षा का भी पात्र नहीं होना चाहिए। मानव तो इसलिए सम्मान के योग्य होना चाहिए कि वहां मानव है और भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। तो यदि हम बात करें इस गद्यांश के सारांश की, उपयुक्त शीर्षक, देखिए कोई भी आपठित गद्यांश को सोल्व करने से पहले उसको ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद में जो चीजें बार बार आप यूज करें, किसके बारे में बात कर रहा है, वो टाइटल हो गया, टाइटल ने की शीर्षक। ठीक है, तो यहां से यथार्थ मनुष्य इसका शीर्षक बनेगा। अब अगला क्या बोल रहा है? यथार्थ मनुष्य किसे कहा गया है? यहाँ पे दिया गया है ये वास्तुता मनुष्य वही है, यथार्थ मनुष्य जो मानवता का आदर करना जानता है। अब हिंदी है, ये इंग्लिश होती तो भैया यहाँ से टिप का धरते ना, टिप की धरते। ठीक है, तो अब हिंदी में तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता आदर करना जानता है। ठीक है, इतना कर लोगे, कर पाओगे। यहाँ से मत करना वस्तुता यथार्थ मनुष्य, नहीं तो यहाँ से आता क्यों? ये प्रश्न के अकॉर्डिंग चलो। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता है। इस गद्यांश का सारांश लिखे। देखिए सारांश बहुत ही सिंपल है।
देखिए मानव जो होता है ना, हर किसी प्राणी के लिए, ठीक है, सम्मानजनक है। क्यों? क्योंकि मानव जो है भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। किसी भी मानव का के प्रति, दूसरों मानव के प्रति अपने को क्या करना है, उदार नहीं भावना नहीं रखनी है। देखिए बहुत सिंपल है, यहां से अपन देखते हैं। मनुष्य का अकारण ही प्रति किसी दूसरे प्रति के प्रति अकारण अनुदार होना नहीं चाहिए। यथार्थ मनुष्य वही है जो मानवता का आदर करना जानता। किसी मनुष्य के बुद्धिहीन या दरिद्र होने से उसे घृणा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य तो क्या है, भगवान की सबसे श्रेष्ठ रचना है। सिंपल है। मैं आपको गद्यांश कैसे सोल्व करते हैं उसको सिखाते हैं। एक गद्यांश का तरीका मैं सिखा रहा हूं, उसके तरीके से आप पूरे याद भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल रहता है। देखिए पद्यांश में थोड़ा बहुत अपने को याद रखना पड़ता है, इसमें से तो वो टिप के लिखना है। बिल्कुल तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। आप तो घबराइए मत, मैं बता रहा हूं जो कंप्लीट करते जाइएगा। देखिए पहले से जो दिया गया है ना गद्यांश, उसको पढ़ो ध्यान से। बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी अपनी पोतों के नजदीक भी और जाते और रोने के बदले उत्सव मनाने के लिए कहते हैं। आत्मा जो है परमात्मा के पास चली गई है, विरहनी अपने प्रेम से जा मिली है। भला इससे बढ़कर आनंद की बात कौन सी है। तो आप जैसे पाठ आपको पढ़ा होगा, तो ये जो पाठ है ना, ये पाठ आपका बाल गोविंद भगत नामक पाठ है, और इसके रचिता है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अपना बेटा है जो मर जाता है बाल गोविंद भगत का, तो उसके सौ पर आसन लगा लेकर बैठ जाते हैं और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, कबीर के पदों को गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते अपनी बहू के पास कभी कभी जा रहे हैं और उसे कहते हैं कि रो मत, तू उत्सव मना। ये तो क्या है, ये तो खुशी का माहौल है, खुशी की बात है। आज जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। एक एक जो जीवात्मा है वो अपने परमात्मा से मिल गई है। ठीक है। जो दुखी आत्मा थी, दुखी प्रेमी थी, वहां अपनी जो दुखी प्रेमी थी, यानी कि अपन बोल सकते दुखी रहने वाली जीवात्मा अपने प्रेमी रूपी परमात्मा से जाकर मिल गई है। भला इससे बढ़ के और कौन सी खुशी की बात है। तू रो क्यों रही हो। ये बातें अपने बहू को वो कह रहे हैं। कभी कभी तो कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं, आगे लेखक है यहाँ पर, है ना, लेखक कहते हैं कि कभी कभी तो मुझको ऐसा लगता है कि बाल गोविंद भगत जो अपने बेटे की मृत्यु के कारण पागल हो गए, ये लिखा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि वो पागल तो नहीं हो गए, किंतु वहां नहीं, वहां जो कुछ कर रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वहां चरम विश्वास था जो हमेशा मृत्यु पर से विजयी होता आया है। ठीक है। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेटे की मृत्यु की उसकी बातें सुनकर पागल जैसे हो गए, लेकिन ये मेरा सोचना गलत है। उनका जो दिमाग है, नहीं, वो उनका जो विश्वास है, वो विश्वास ऐसा विश्वास बोल रहा है कि जो, ठीक है, परमात्मा रूपी शब्द को जान लेता है, वो इन सब सांसारिक मोहमाया से विजय प्राप्त कर लेता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो जो बातें कह रहे हैं उनमें उनकी आस्थाएं प्रकट हो रही है। ठीक है। वहां आस्था जो सदैव मृत्यु को भी पराजित कर देती है। इससे स्पष्ट यहाँ है कि वे सत्य ही कह रहे हैं। तो ये देखिए, ये तरीका है, पढ़ो समझो, उसी शब्द को ट्रांसलेट करके दूसरी लैंग्वेज में लिख दो। ठीक है भैया, थोड़ा सा तरीका अलग कर लो और अच्छे से पढ़ो और अपने अनुसार उसका व्याख्या सॉल्यूशन कर लो। ठीक है भैया। तो ये अपन संदर्भ की बात करें तो संदर्भ आपका बनेगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के बाल गोविंद नामक भगत पाठ से लिया गया है। इसके लेखक क्या है, राम वृक्ष बेनीपुरी है। प्रसंग की बात है कि यहाँ बाल गोविंद भगत की मान्यता में पक्का विश्वास प्रकट है। ये व्याख्या है, ये व्याख्या आपकी मैंने बताई दी है। ठीक है भैया, ये तरीका है करने का, क्योंकि अपन ने सारी चीज आपको सोल्व कराए, समय ज्यादा ना हो इसलिए अपन यहाँ पर आपको एक तरीका हिंट दे दिया, ये कर सकते हैं, ये सिंपल है। हाँ, ध्यान से जो मैं आपको अच्छे समझा दिया है देख लीजिएगा, है ना। चलिए, ये गद्य खंड हो गया है, यहां से इनको कंप्लीट करिएगा। आप तो जो लॉन्ग वीडियो उसको फॉलो कर लीजिएगा, बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना। यहां से बाल गोविंद भगत वाला है। इसके बाद में हम बात करें ये यहां से
बिल्कुल तरीके से ना समझो, ध्यान से पढ़ो और करो कंप्लीट, कुछ भी दम नहीं है इसमें आना। इसके बाद में यहां से ही ये हो गया इतना। इसके बाद में यहां से तीसरा देखना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लो किसी के पास नहीं है तो, यदि है तो इसको याद कर लो बस, है ना। चलिए एक चीज जो इंपॉर्टेंट मेरे को बतानी है वो ध्यान से समझ लीजिएगा आप तो, ठीक है। ये यहां से वो क्या है, वो है आपका यहां पर, ये पूछता है नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है। तो नेताजी का चश्मा है स्वयं प्रकाश। ये ध्यान देना, ये शब्द आप नोट कर लेना है ना, एक कॉपी में लिखने लगी। नेताजी का चश्मा क्या जाएगा, स्वयं प्रकाश। बाल गोविंद भगत नामक पाठ के रचयिता कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी। ध्यान से सुनिएगा, है ना। 2 हो गया है। 2 के बाद में यहां से ये लखनवी अंदाज का क्या जाएगा, यशपाल है। लखनवी अंदाज का यशपाल। चलिए अब यहां से हमने पद्यांशों को देखेंगे, महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और आएंगे, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, पहला क्या है, सबसे पहले तो 1 नंबर में यही पूछता है कि सूर के पद के रचयिता कौन है, सूरदास जी। ध्यान रखना है पाठ का नाम और उनके रचयिता। सूर के पद का क्या जाएगा आपका, सूरदास आ जाएगा। चलिए पहला पढ़ते हैं। उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत सन्हा तेगे तगाते नाहिन मन अनुरागी। यहाँ पे गोपिया जी जो है ना, क्योंकि जो उद्धव जी जो थे वो योग का संदेश लेके आए थे, तो यहाँ पर उद्धव गोपियों को कह रहे, गोपिया उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम दिन रात यानी श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। ये तो उसी तरह रहा जिस तरह कि जो पुरहीन पात रहत जल भीतर, यानी कि जो कमल का जो पत्ता है ना, कमल का फूल है, वो दिन रात क्या रहता है, पानी के भीतर ही रहता है, लेकिन उस पर कोई दाग नहीं लगता है। जो जल महा तेल की गगरी बूंद नता को लागी। और जिस तरह यदि तेल की भरी हुई मटकी रहेगा ना, वो बिल्कुल तेल से भरी हुई है, लेकिन हम इसे पानी में डुबाते हैं तो उसमें एक बूंद पानी भी नहीं लगता, यानी वो पानी से अछूती रहती है। उसी तरह तुम भी श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रह गए हो, ठीक है भैया। अब आगे है कि प्रीति नदी नाम में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। यानी कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं। क्या कह रही है कि तुमने प्रेम की नदी में तो पैर डुबाया ही नहीं, और तुम्हारी दृष्टि तो, ठीक है, तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के आनंद में पगी ही नहीं, ठीक है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर गुर चाटी जो पागी। यानी कि आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपिया कह रही है कि हम तो भोली भाली नाबिला नारी है, इसलिए गुड़ की तरह चिपक जाने वाली चींटी की तरह हम किससे लिपट गई है, श्री कृष्ण से लिपट गई। यानी सीधी सी बात देखिए, इसको आपको आपके स्तर से सारांश लिखना है। सारांश क्या चीज हो गई है कि गोपिया कहती है कि उद्धव तुम तो बड़े ही भाग्यशाली हो, तुम तो श्री कृष्ण के साथ रहकर भी उसके प्रेम से अछूते रह गए हो। जिस प्रकार जो कमल का पत्ता है था ना, वो पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है, उसी प्रकार मतलब उस पर दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहकर तुम भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। आगे कहती है कि जिस तरह हम जल की मटकी में यदि तेल भरा होता है, सॉरी, तेल से भरी हुई मटकी जो होती है ना, उसे पानी में डुबा दें फिर भी उसमें एक बूंद पानी का दाग नहीं लगता, क्योंकि तेल और पानी का मिलन होता ही नहीं। तो तुमने तो उसी तरह तुमने तो प्रेम की नदी में पैर डुबाया भी नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि तो प्रेम के बंधन में बंधी भी नहीं है।
ठीक है, आनंद में पगी भी नहीं है, कोई सा शब्द यूज कर लेना ना। गोपियां आगे कहती है कि हम तो भोली भाली अपना नारी है, इसलिए गुड़ से चिपक जाने वाली चींटियों की तरह श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई है। समझ में आया आपको? संदर्भ भी की बात करें तो संदर्भ में यहाँ लिख देना, यहाँ पद्य या यहाँ पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के पद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पद नामक पाठ से लिया गया है? पद नामक पाठ से लिया गया है। इनके रचयिता कौन है? इनके रचयिता है इनके रचयिता है सूरदास जी। प्रसंग क्या है? यहाँ पर कृष्ण द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपियां कहती है कि तुम तो भाग्यवान हो जो कृष्ण के पास रहकर भी उसके प्रेम के बंधन में नहीं बंध पाए हो। तो ये आप लिख देना है। इसी तरह से आपको ये दूसरा कर लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस साल के लिए, ठीक है, तो पर लेकिन पढ़ना जरूर है ना भैया। मैंने बताया ना, मैं सारी चीज आपको सोल्व करा रहा हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि अब की बार 90 पार अपना मिशन है और उसमें आप अच्छे नंबर प्राप्त करो इन बच्चों की तरह। इसलिए आपको जो ये बताई जा रही है उनको ध्यान से समझना। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, ये पढ़ लेना ऊपर का है ना अपन। अब दूसरा है राम लक्ष्मण परशु संवाद। एक एक नंबर की चीज आती है ये। राम लक्ष्मण परशु संवाद, इसका मिलान कीजिएगा जोड़ी में, तो कौन है इसके रचयिता? तुलसीदास है। ठीक है भैया। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होयऊं कोई एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कीन किन मोही, सुन रिसाय बोले मुनि कोई। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरिकरनी करी करे ही लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्त्र भाव समरिपु मोरा। एक एक लाइन का अर्थ बताते चलते हैं, समझ में आएगा। नाथ शंभु धनुभंज निहारा, होयऊं कोई एक दास। यहां पर क्या था? सीता संवाद, सीता का जी का स्वयंवर था। सीता जी के स्वयंवर के दौरान भगवान राम ने धनुष तोड़ दिया था, जैसा कि जानते हैं। तो परशुराम जी बहुत ही क्रोधित थे। तो परशुराम जी को क्रोधित देखते हुए श्री राम जी कहते हैं कि हे भगवान, ये जो शिव जी का धनुष तोड़ने वाला है, ये कोई आपका एक दास ही है। क्या है? जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो भी आपके कोई दास ही है। आयसु कहा कि नहीं किन मोहि, आज्ञा दीजिए। उसके लिए क्या आदेश है? उसके लिए क्या आदेश है? आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। इतना सुन के तो परशुराम जी क्रोध में बोले, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरिकरनी करी लड़ाई। यानी कि सेवक तो वो होता है जो हमेशा सेवा करता है। इसने तो मेरे से युद्ध करने का कार्य किया है। क्या किया है? इसने तो युद्ध लड़ाई करने का कार्य किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा, यानी वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। ध्यान से समझोगे ना, गारंटी समझ में आएगा। लेकिन भैया अब स्किप कर करके देखोगे, आगे बढ़ते जाओगे तो अब आपकी मर्जी आ रहा है ना। जैसा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय क्यों एक दास तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे भगवान, परशुराम जी को क्रोध अवस्था में देखकर बोले श्री राम जी की हे भगवान, हे ईश्वर, हे नाथ, कि ये जो शिव जी का धनुष तोड़ा है ना, ये कोई आपका एक दास ही है। कहिए उसके लिए क्या आदेश है, क्या आज्ञा है। इतना सुनकर परशुराम जी क्रोध में बोलते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है। इसने तो मुझसे युद्ध करने का काम में किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है ना, वो सहस्त्र भाव की तरह मेरा दुश्मन है। सो बिलकाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जाए सब राजा। सुनो, जितने भी यहाँ पे जितने भी समाज के राजा महाराजा है, वो सब सुन लो। यदि वो उस दुश्मन को यहाँ पर मेरे सामने कर दो, नहीं तो ये सारा समाज मैं मार दूंगा। यानी राजा उसे वंचित रह जाएगा यह समाज। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काए।
ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्काए और कहने लगे, बोले परसु धरई अवमाने, और अपमान करते हुए, शब्द ऐसे बोल रहे थे तीखे, जिससे अपमान हो रहा था। कि ऐसे वचन सुनकर लखन जी मुस्कुराए और अपमान करते हुए थोड़ा सा बोले, बहु धनई तोरी लड़काई, कबहू ना आसी रीस की नहीं गोसाई। यानी कि बचपन में तो हमने ना जाने कितने धनुष तोड़ दिए थे, आपने कभी तक तो ऐसी आपको क्रोधित अवस्था में नहीं देखा। ठीक है, यही धनु पर ममता कहूं के हेतु सुनि रिसाई कहे भृगल कुल केतु। इस धनुष पे ना जाने कैसी ममता थी ऐसी, ठीक है ना, ऐसा कौन सा लगाव था जिसमें इतना क्रोध आ रहा है आपको। ठीक है, तो अब सुनी रिसाई कहा भृगल केतु, यानी ऐसी बातें सुनकर, ठीक है, उनको यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यहाँ बातें सुनते ही परशुराम जी क्रोधित होकर बोले, रे नृप काल बस बोलत तोहिन संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संभार। हे राजपुत्र, ठीक है, हे बालक, तू मृत्यु के वशीभूत होकर ये सब बोल रहा है। सारी दुनिया जानती है कि जो शिव जी का धनुष है वो कोई साधारण धनुष नहीं था। सही मारा आपको, क्या बोला है, सीधी सी बात है कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ था उसके दौरान राम जी ने धनुष तोड़ा तो परशुराम जी क्रोध में थे, तो क्रोधित अवस्था में देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे भगवान, जिसने भी आपका शिव धनुष तोड़ा है वो कोई आपका एक दासी होगा, बताइए आज्ञा उसके लिए क्या है। इसमें क्रोधित मुआ होकर आप परशुराम जी कहते हैं कि सेवक तो वो होता है कि जो सेवा करता है, इसने तो मुझसे शत्रु का काम किया है। ठीक है, ये तो शत्रु का कार्य इसने किया, लड़ाई करने का इसने कार्य किया है। सुनो राम, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो हमारा शस्त्र भावों की तरह दुश्मन है। ठीक है, और आगे फिर बोलते हैं कि ठीक है भैया, अब और आगे बोलते हैं कि आपको उसको इस समाज से चला जाना चाहिए। जो भी सुन लो, समाज के जितने भी राजा महाराजा उसको इससे या तो सामने कर दो या उसे भगा दो, नहीं तो यहाँ पर सारे राजा महाराजा मार दिए जाएंगे। अब ऐसी बातें सुनकर लखन जी, ठीक है, मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए कहते हैं कि ऐसे तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, इस पर ना जाने, तभी तो आपने ऐसा क्रोधित नहीं हुए कभी, लेकिन ना जाने इस पर कौन सी ऐसी ममता थी तो जो कि आप तैयार ही नहीं हो, है ना, यानी कि युद्ध कर हमें शांत नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब ऐसी बातें सुनकर और ज्यादा क्रोधित अवस्था में परशुराम जी बोलते कि हे बालक, हे राजपुत्र, तू है ना मृत्यु के कालवश होकर ऐसी बातें कर रहा है। ठीक है, इसलिए तू है ना अभी संभल कर नहीं बोल रहा है। यदि तू भी जानता है कि शिव जी का जो धनुष है वो साधारण धनुष नहीं था। इस तरह से अपन कर सकते हैं। यह पद्यांश कहाँ से लिया गया है संदर्भ में, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। कौन सा पाठ है, राम लक्ष्मण संवाद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता कौन है, तुलसीदास जी। ठीक है, और सीता जी के स्वयंवर में शिव धनुष टूटने की सूचना पाते ही परशुराम जी क्रोध से भर उठे और उन्हें उग्र देखकर राम जी ने उन्हें का क्रोध शांत करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये चीज आप इसका प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है भैया, अगला देखते हैं। यहाँ पर है अपना, लखन कहा हसरे सुनहु देव सम धनुष समाना। क्या बोल रहा है कि लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छाती लाभ जनु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। यहाँ पर जो लक्ष्मण जी है ना वो व्यंग कर रहे हैं और परशुराम जी से कह रहे हैं, है ना, कि लक्ष्मण परशुराम को मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हमारे लिए, लखन कहा मुस्कुराते हुए कहे, सुनहु देव सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सब धनुष समान है। कोई का छाती लाभ झनु तनु तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या लाभ है और क्या हानि है। ठीक है, हमारे लिए तो सभी धनुष समान है, क्या लाभ है और क्या हानि है। श्री राम ने इसे नया समझकर
देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, इसको श्री राम ने तो खाली छुआ जिसमें ये टूट गया। मुनि बिनु बाज करई कर रोसु, अब मुनि है ना गुरुवर, अब बिना बात के क्रोध कर रहे हो। समझ में आ रहा है लाइन? क्या बोला है कि लक्ष्मण जी परशुराम को कहते हैं, मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे लिए तो छोटे और बड़े धनुष सब एक समान है, इस धनुष के टूटने से और ना टूटने से क्या लाभ है? ठीक है, इसमें कोई, राम जी ने तो केवल इसे एक बार देखा था, इसके टूटने से कोई यहाँ मतलब श्री राम जी ने केवल इसे देखा तो यहाँ राम जी के छूते से ही टूट गया। ठीक है, और आप बिना बात के ही यहाँ पर क्रोध कर रहे हो। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट सुनई स्वभाव न मोरा। अरे इतना सुनकर जो परशुराम जी है ना अपने फरसे की ओर देखते हैं, और फरसे की ओर देखते हैं कि, और बोलते हैं कि रे सट स्वभाव सुनई न स्वभाव न मोरा, कि हे राजपुत्र, हे दुष्ट, तू मेरे क्रोध को, ठीक है, क्रोध को नहीं जानता है। ठीक है, बालुक बोली बोधो नहीं तोई, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोई। बालक, मैं तो तुझे बालक समझकर नहीं बातें नहीं मार रहा हूं, और तू जो है केवल मुझे मुनि ही जान रहा है। अरे बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल तोई। अरे मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का कुल द्रोही हूँ, ये सब क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि भूप बिनु कोई, विपल बार मही देव दीनी। यानी कि मेरे इस भुजबल, मैंने नहीं अपनी भुजाओं के बल पर संपूर्ण पृथ्वी को न जाने कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया है। इसमें राजा ही नहीं रहे, कितनी बार राजाओं से रहित कर दिया, और कितनी ही बार ये जो पृथ्वी है मैंने बामन जो रहते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं उन्हें, ब्राह्मणों को दान कर दी है। ठीक है, सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, सहस्त्र भाव की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। परसु बिलोक महीप कुमारा, इस परसे को मेरे राजकुमार, इस परसे को मेरे परसे को ध्यान से देख लो, ज्यादा फकर फकर मत करो, आखा अंगारा मत मुतो। ठीक है, यहाँ पर इसे परशुराम जी ने कहा, मैं 3-5 ज्यादा मत कर, ठोक ठाक दूंगा, ये कह रहे थे परशुराम। थोड़ा सा समझ में आया बात? आपको क्या कहना चाह रहे हैं? देखो इंटरेस्ट से पढ़ो, यदि आप रटन विद्या करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बढ़िया से इंटरेस्टिंग अपनी तरफ से कुछ कीवर्ड उसमें ऐड कर दो, बड़ी बड़ी बातें ऐड कर दो, ताकि अपने चेहरे पे एक मुस्कान आ जाए। भैया तो क्या बोल रहा है लखन, अब मैं एक लाइन पढ़ूंगा, अर्थ बोलते जाऊंगा, फिर शेयर कर लेना आप, है ना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सुनो मुनिवर, सुनो देव, सब धनु समाले तो समान है, कौन छोटा है कौन बड़ा है। का छाती लाभ जनु धनु तोरे, इसके धनुष के टूटने से क्या लाभ है ने क्या हानि, इसको हमारे को नहीं पता। ठीक है भैया, देखा राम नयन के भोरे, केवल राम जी ने तो इसे नेत्रों से देखा और छुआ, जिसमें ये मात्र टूट गया। मुनि बिनु बात जो करत हिरोसो, मुनि तुम तो बिना बात के क्रोध कर रहे हो, है ना। बोले चिते परसु की ओरा, रे सट स्वभाव ना जानहु मोरा। मतलब हे बालक, इसमें बातें सुनकर जो परशुराम क्रोध से अपने फरसे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे बालक, तू क्या मेरा स्वभाव को नहीं जानता है। बालक बोल बधो नहीं तो ही, अरे बालक समझ के तुझे मैंने अब तक नहीं मारा, छोड़ दिया, तो केवल मुनि जड़ जान ही मोई, केवल तू मुझे वही जान रहा है, केवल मुनि समझ रहा है बस, है ना। ठीक है, बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संपूर्ण विश्व जानता है कि मैं क्षत्रियों का विरोधी हूँ। ठीक है, भुजबल भूमि बोप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव है दीनी। अब मैंने अपनी इन भुजाओं से न जाने कितनी ही बार इस धरती को बिना राजा के रहित कर दिया है। ठीक है, और सहस्त्र भाव और विकल बार मही
देवह दीनी, और मैंने ब्राह्मणों के से दान भी कर दी, ब्राह्मणों को सौंप दी। सहस्त्र भाव भुज भेज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। सहस्त्र भावों की भुजाओं को काटने वाला भी मैं ही हूँ। और बालक, हे राजपुत्र, हे राजकुमार, तू मेरे इस फरसे को ध्यान पूर्वक देख। मातु पिता जो निसोच बस करस महिष किशोर, गर्भ के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। मैं तो तुम्हारे माता पिता का सोच विचार करके तुम्हें, ठीक है, छोड़ रहा था, है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम तो मेरे ना फरसे के में आओगे सही। इतना साता बटे नहीं, ऊपर की लाइनें आती है, नीचे की आती भी नहीं है ना। समझ रहे हो बातों को। संदर्भ में क्या आएगा यहाँ पर, ध्यान से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ से लिया गया बताओ जल्दी से। हाँ जी, ठीक है, राम लक्ष्मण परशु संवाद। कौन से? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में क्या है, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर, यहाँ लक्ष्मण के व्यंगों पर व्यंग और परशुराम के क्रोधपन कथनों का क्रम में दोनों का संवाद प्रस्तुत है। या फिर यहाँ पर बोल सकते हैं अपन कि यहाँ लक्ष्मण और परशुराम का संवाद बताया गया है। बस इतना सा लिख दोगे तो भी चलेगा। ये भावार्थ अपने पास यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, फिर भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं तो कहूँ कि आपके स्तर से याद करो ना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, ठीक है भैया। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं और तीसरा अब समझते हैं। यहाँ पर तीसरा आ गया ना। चलिए अगला है, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि 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 मोय दिखाव कठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इन क्या है यहाँ पर, बोलिए ध्यान से समझिए। बिहसी बोले, ठीक है, लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए मृदुवानी से बोलते कि हे मुनि, अहो मुनि, तुम अपने आप को क्या बना रहे हो? महाभट का होता मतलब होता महान योद्धा, ठीक है, अपने आप को महान योद्धा बताते हो। और पुनि पुनि मोय दिखाव कठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप बार बार मुझे ये फरसे दिखाते हो और, ठीक है, डराना चाहते हो। आप पुनि पुनि में बार बार मेरे को फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। और आपका तो ये प्रयास हुआ जैसे फूक से पहाड़ उड़ा दे, नहीं इस बात करते नहीं, अरे मैं एक फूक मारूं तो उड़ जाएगा तू। तो वही फिल्म यहाँ पे चल रही कि भैया, यदि ऐसी बात हुई कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति कहे ना कि फूक से मैं पहाड़ उड़ा दूं, तो जैसे वैसी आपकी ये बातें मुझे लग रही है। क्या बोल रहे, ध्यान से समझो, घबराना नहीं है, संकोच नहीं करना है, शांति से करना है, धैर्य के साथ पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, आहो मुनीस महाभट मानी। यानी कि यहाँ पर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, हे ऋषिवर, आप अपने आप को बड़ा महान योद्धा कहते हो और आप बार बार मुझे फरसे से को देखा कर डराना चाहते हो। तो आपका ये तो प्रयास ऐसा है जैसे भूख से पहाड़ उड़ाना। यह कुडम्बट बताई कहूं नाही, और जो तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ पर कोई काशी फल का फल नहीं है, छोटा सा फल। यहाँ पर काशी काशी जो लिखते हैं, काशी फल का छोटा सा फल नहीं है। जो तर्जनी उंगली से, यानी तर्जनी से कहते हैं, है ना, तर्जनी छोटी उंगली से ही कोई देखकर मर जाए, ठीक है। देख कठार सरासन बाना, मैं कहाँ कहाँ रहित अभिमाना। आपके, देखिए, आपके फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैंने अभिमान पूर्वक कहा है, ठीक है, कुछ कहा है। भृगुल भृगुसुत समझे जाने बिलोक ही, और जो कछु कहो सहो, सहो मतलब सहन कर रहा हो, रीस रोकी, क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूं, जो भी तुम आप कह रहे हो ना, ठीक है, क्योंकि आप भ्रुकुल, आपको मैं भ्रुकुल कुल का समझकर, आपके जनेऊ को देखकर ब्राह्मण की तरह समझकर, मैं जो भी आपको जो भी कह रहे हो उसे मैं सुन रहा हूं ध्यान से, और अपने क्रोध को अंदर ही अंदर दबा रहा हूं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर ना सराही, ठीक है। यानी कि सुर देवता, मही सुर, ठीक है, ब्राह्मण,
हरिजन, हरि और भगवान, भक्त, भगवान और भक्त, हरिजन मतलब तो भगवान भक्त, हरिजन और भक्त और गाय, गाय का मतलब तो गौ माता, इन पर हम कभी भी वीरता नहीं बताते। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इनका, यहाँ पर हमारे कुल में ब्राह्मण, देवता, भगवान और भक्त और गाय, इन पर कभी भी वीरता नहीं दिखाई देती है। इनके वध करने से क्या होता है? बदे पापो अपकीरति हारे, मारतऊ पे पनही ए तुम्हारे, यानी कि इनको है ना, इनको मारने से हमें पाप लगता है। इनसे, इनको हराने पर भी, मतलब ये है इनसे नहीं, इनको हराने पर भी हमारी बदनामी ही होती है। इसलिए इसलिए मैं आपके आप इसलिए आपको मारने पर भी मैं आपके पैर में पड़ता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपके पैर पड़ता हूँ, सीधी सी बात। आपके जो वचन है, ठीक है, कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कठोरा। आपके जो वचन है ना, उससे व्यक्ति मर जाएगा। इतना तीखा बोल रहे हो तुम कि उसमें व्यक्ति मर जाएगा। तुम्हें धनुष बाण रखने की तो, फरसा रखने की तो कोई जरूरत नहीं है। हे मुनि, ठीक है, सो बिलो के अनुचित क्षमऊ महामुनि धीर, यानी कि आप तो धीरज धारण कर लो मुनिवर, और जो भी कुछ भी मैंने कहा, कुछ गलत कह दिया तो मुझे क्षमा कर दो, ठीक है। और सुनी सुरेश भृगुल सन्मणि बोले गिरा गंभीर, तो ऐसा सुनकर भृगुल के जो मुनि है वो थोड़ा गंभीर वाणी से आगे बोलते हैं। समझ में आया? थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी करा इसमें ताकि समय ज्यादा ना हो, है ना। ये यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेना है, संदर्भ प्रसंग पढ़ लेना है। चलिए, क्योंकि अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आत्मकथ्य, जो है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद का हमारा नाम आत्मकथ्य नामक पाठ है। और इसके रचयिता कौन है? रचयिता जल्दी से बोलो। जयशंकर प्रसाद। ध्यान देना, एक एक नंबर में आता है आत्मकथ्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद, ठीक है। अब यहां से देखिए, मधुप गुनगुना कर कहा, एक मधुप गुनगुना कर कहा जाता, कौन कहानी यहाँ अपनी मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? जो कह रहे हैं प्रसाद जी, कह रहे भोरे भोरे गुंजार करके पता नहीं किसकी दुख पीड़ा मेरे को बता के सुनाना चाहते हैं। आज ना जाने मुरझा कर, आज ना जाने कितने पेड़ों से पत्तियां मुरझा कर नीचे गिर गई है, ठीक है। इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं। यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। इस असीमित नीले आसमान के नीचे ना जाने कितने दुखद वृतांत लिखे गए हैं, और उनको लिखने वालों का हमेशा मजाक ही उड़ाया गया है, मजाक ही बनाया गया है। तब भी कहते हो कहा डालू दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यहाँ गागर रहती। यानी कि कवि कह रहे हैं यहाँ पर कि जितने भी लोगों ने इस आसमान के नीचे, असीमित नीले आसमान के न जाने अनंत ने कितनी वो कविताएं लिखी है, लेकिन लोगों ने उनका मजाक ही बनाया है। क्या तुम यह सब जानने पर भी मुझसे मेरी दुर्बलता हो, ठीक है, का वर्णन आप मेरी आत्मकथा में करने के लिए कह रहे हो। मेरी खाली गगरी जैसी कहानी जिंदगी को देखकर, यह आत्मकथा को पढ़कर आप सुख नहीं पाओगे, दुख ही पाओगे। यहाँ पर कभी ऐसा कह रहा है। एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा, बढ़िया से पढ़ो कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कभी कह रहा है कि भोरे गुंजार करके पता नहीं किसके दुख पीड़ा को बता रहे हैं। आज पता नहीं कितनी पत्तियां डाली, कितनी पत्तियां डालियों से सूख कर नीचे गिर गई है। इस आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपने दुख भरे वृतांत बताए हैं, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका मजाक ही उड़ाया। अब ये बातें सब जानकर तुम जिसके बाद भी मुझसे मेरी दुर्बलताओं के बारे में का वर्णन मेरी आत्मकथा में करने के लिए कहते हो, मेरी खाली गगरी जैसी जिंदगी की आत्मकथा पढ़कर तुम सुखी नहीं होंगे, ठीक है, दुख ही आपको मिलेगा। तो ये सका है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या है हमारा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक के आत्मकथ्य पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है। प्रसंग क्या है?
इसमें बताया गया कि संसार में अनेक दुखी, यहाँ पर बताया गया है कि इस संसार में अनेक दुखी घटना करने वाली घटनाएं हुई है, उन्हें आत्मकथा, ऐसी घटनाओं में आत्मकथा लिखना उचित नहीं है। ये संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपकी हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं दूसरा है उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वहां सुख जिसका स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। देखो उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं, कवि यहाँ पर कहते हैं कि मेरे प्रिय के साथ जो मैंने सुखद समय बिताया है वो चांदनी रातों वाली मीठी मीठी बातें मैं यहाँ पर कैसे बताऊं। वो खिलखिलाकर हंसने वाली हंसती थी, ठीक है, वहां सबका वर्णन किस प्रकार करूं, ठीक है, मिला वहां सुख जो स्वप्न देखकर मैं जाग गया, मुझे वो मिठास भरा जो जीवन है वो मिल ही नहीं पाया, चंद दिनों का रहा, ठीक है, जिस सुखद जीवन का सपना मैंने देखा था वहां मुझे प्राप्त होते होते ही मुझसे दूर भाग गया। सिंपल है बहुत ही, समय बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन इम्पोर्टेंट है मोस्ट, ठीक है, यही आने वाले के चांस रहेंगे, इसमें हिस्सा लेना। कंप्लीट जितने बता रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट ही बता रहा हूँ और करने पड़ेंगे। छोटे से जीवन की कैसे मैं बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यहाँ अच्छा नहीं कि औरों की मैं सुनता रहूं और मौन रहूं। देखो पढ़ो जिसमें समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है कवि यहाँ पर कि मेरा तो जीवन क्या है साधारण है, इसलिए आत्मकथा में अपनी प्रशंसा में कैसे करूं, ठीक है, ऐसी स्थिति में तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं दूसरों के लोगों की ही सुनता रहूं और मैं खुद मौन रहूं। सुनकर क्या करोगे तुम भला मेरी भोली भाली आत्मकथा, यानी कि तुम, मेरा तो जीवन साधारण है, मेरी भोली भाली जीवन की जो आत्मकथा है उसको सुनकर तुम क्या करोगे, अभी समय भी नहीं, और समय भी नहीं अभी, ठीक है, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, कि अभी अभी समय भी नहीं है, क्योंकि लिखने का समय भी नहीं है, क्योंकि मेरे अंतर की जो पीड़ा है वो थक कर चुप हो गई है। संदर्भों में आप वही लिखेंगे। यहाँ पर हमारा प्रस्तुत अध्ययन से पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक आत्मपत्नी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचिता जो है जयशंकर प्रसाद है, और प्रसंग में यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से अपना ये अगला रहेगा। अब अट नहीं रही या उत्साह, ठीक है भैया, तो अट नहीं रही, दो चीजें उत्साह के, ठीक है भैया, उत्साह कविता है और अट नहीं रही भी आपकी कविता है, दो कविता है इसमें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ये लिखा है हमारे पाठ्यांश की, हमारे पाठ्य पुस्तक, ये यहाँ पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक की उत्साह नामक कविता से लिया गया, और इसके रचिता कहने हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक नंबर की जोड़ी में आता है ये, है ना, कि उत्साह के रचिता कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अट नहीं रही के भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहेंगे। चलिए इसके बाद में क्या है, बादल गरजो घेर घोर घोर गगन धराओ, ललित कलित घुंघराले बाल कल्पना के पाले, विद्युत छाव उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यदि इसको डिटेली लोगे ना तो इतना समझ में नहीं आएगा। चलिए इसका याद करने का तरीका पर डायरेक्ट देखते हैं। यहां से देखो, है ना, ये देखो, यहां से देखो, आप तो बस सीधी सी बात है। देखो कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, कवि कहते हैं कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करके समस्त आकाश को भर दो। सबसे पहले क्या कर रहा है, समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। घनघोर गर्जना करो और आकाश को भर दो और चारों ओर तुम छा जाओ। जिस तरह बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो थे कल्पना करते बड़ी बड़ी विस्तृत, उसी तरह तुम बन जाओ, बच्चे की कल्पना की तरह तुम भी विस्तृत बन जाओ। समझ में आ रहा, लाइन दो लाइन हो चुकी है। पहली लाइन क्या बोली है कि हे बादल तुम घनघोर गर्जना करो और समस्त आकाश को भर दो और सघन रूप से चारों ओर छा जाओ। बच्चों की कल्पना की तरह तुम क्या बन जाओ, विस्तृत बन जाओ और बिजली सी सुंदरता अपने हृदय में भरकर नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। नवीन जीवन का संचार करने वाले बन जाओ। तुम अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना दो। तुम क्या करो, अपने कठोर रूप को छिपा लो और नवीन कविता का वातावरण सभी ओर बना
दो। ठीक है भैया, विकल यहाँ पर हो जाएगा, ये सीधी सी बात, इतना साफ करना है। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हमारा प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक उत्साह नामक कविता से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? ये इसके कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। प्रसंग क्या है? ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ कवि बादलों को गरजे तर्जे, ठीक है, कर घनघोर वर्षा करने के लिए कह रहा है। अब यहाँ से देखो, विकल विकल उन्मन थे विश्व के निदाय के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल बरसो। यानी सिंपल सी बात है, देखो इसको डिटेली पढ़ोगे ना ज्यादा तो कंफ्यूज होगे। मैं डायरेक्टली याद करने का तरीका बताऊं, व्याख्या को भावार्थ पढ़ो, भावार्थ का दूसरा नाम व्याख्या ही है ना। देखिए, तीव्र गर्मी के कारण जो संसार के सभी प्राणी वो बहुत बेचैन, ऐसे में ऐसी हालत में बादल तुम आ जाओ और तेज गर्मी से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो, ठीक है, और तुम अपनी गर्जना करके तेज बारिश कर दो। सिंपल सी बातें पढ़ो जिसमें याद हो रहा है कि तीव्र गर्मी के कारण संसार के सभी प्राणी बेचैन और परेशान है भैया, बहुत खराब हो गई स्थिति, ऐसी हालत में तुम आ जाओ बादल और तेज ताप से तपती हुई धरती को ठंडा कर दो, और जो ये मनुष्य इन्हें बेचैन है, परेशान है, इनको शांति दे दो, तुम गर्जना करते हुए तेज बारिश कर दो। चलिए, हो गया इतना, कर पाओगे? संदर्भ प्रसंग तो याद कर लोगे ना। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो अट नहीं रही है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ प्रस्तुत पद्यांश भी हमारी पाठ्य पुस्तक है अट नहीं रही नामक कविता से, कहां से लिया गया? कविता अट नहीं रही। अब अट नहीं रही की रचयिता भी कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ही है। इनकी दो कविता यहाँ पर लिखी गई, एक तो उत्साह और अट नहीं रही। 2 नंबर में, 1 नंबर में आता है ये जोड़ी में ना, जरूर आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पद्यांश में फाल्गुन के सुगंध भरे मनमोहक वातावरण का आकर्षक चित्रण हुआ है। भावार्थ क्या है? कवि फाल्गुन से कहते हैं कि तुम जहां भी सांस लेते हो वहां प्रत्येक घर को सुगंध से भर देते हो। ठीक है, इस मदमस्त वातावरण में भी सभी का मन होता है कि उनके पंख लग जाए और वे आकाश में विचरण करें। फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता आंख से नहीं हट रही। तो ये कभी कभी कहता है कौन सी चीजें नहीं हट रही है कवि की? तो प्रकृति की जो सुंदरता थी, फाल्गुन की प्रकृति की सुंदरता के कारण कवि की आंख नहीं हटती रही है। हो गया ये?